फॉर मोर एपिसोड सब्सक्राइब्स के नॉवेल्स हिंदी चैनल। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 91.1। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C91.1 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 91.1। ये सोचना कि एक छोटी सी बात इस बूढ़े आदमी को महान जिया से बांधे रख सकती है, ये केवल एक मूर्ख सपना है। क्या तुम अब भी मुझे पकड़ना चाहते हो? मैं एक महान चोर हूं जो कई महान राजवंशों के शाही महलों में कई बार घुसा और बाहर निकला है। यहाँ तक कि ग्रैंड मास्टर भी मेरा पीछा नहीं कर सकते, और तुम सोचते हो कि तुम अपने तुच्छ कौशल से ऐसा कर सकते हो। लेकिन उस मूर्ख सम्राट की साहित्यिक प्रतिभा वाकई अद्भुत है। मैं मूर्ख बन गया और सीधे उसके हाथों में पड़ गया। जैसे ही खाली हाथ मास्टर ने गर्व के साथ खुद से बात की, उसने अपनी शारीरिक गतिविधि तकनीक का प्रदर्शन किया। उसके पास का दृश्य तेजी से पीछे चला गया। जितनी देर में आधी अगरबत्ती जलती है, उतनी देर में वह राजधानी शहर से बहुत दूर भाग चुका था और उसे पता भी नहीं था कि वह कहाँ है। अब ये सुरक्षित होना चाहिए। आइए देखें कि इस बार हमारे पास युद्ध की क्या लूट है। एक उच्च गुणवत्ता वाला नाइपल। हे। गर्व से लबरेज खाली हाथ मास्टर ने अपने लबादे के अंदर से एक खूबसूरत डिब्बा निकाला और सावधानी से ढक्कन खोला। उसकी आंखें प्रत्याशा और प्रशंसा से भरी हुई थीं। हालांकि एक नज़र देखने के बाद उसका चेहरा सदमे से पीला पड़ गया। नाइटपल कहाँ है? नाइटपल कैसे गायब हो गया? बक्से के बीच में केवल एक साधारण पत्थर था। नाइटपल कहीं नजर नहीं आ रहा था। खाली हाथ मास्टर भयभीत था। ये किसने किया? वह दुनिया के नंबर 1 चोर के रूप में जाना जाता था। वह हमेशा दूसरों से चोरी करता था और कोई भी उससे चोरी नहीं कर सकता था। तथापि अब कोई व्यक्ति उसकी नाक के नीचे से ही, बिना उसकी जानकारी के, नाइटपल को चुराने में सफल हो गया। यह एक चौंकाने वाला खुलासा था जो उनके लिए किसी उत्तेजना से कम नहीं था। इंतजार। खाली हाथ वाले मास्टर ने अपने पास रखी थैलियों को उठाया तो पाया कि वे सभी पत्थरों से भरी हुई थीं। अरे यार, मेरी सारी संपत्ति भी चोरी हो गई। खाली हाथ वाले मास्टर को ऐसा लगा जैसे उसके दिल से खून बह रहा हो। आखिरकार वह दुनिया का नंबर 1 चोर था। उसके पास जो भी सामान था वह बेशकीमती खजाना था, जिसकी कुल कीमत 3 मिलियन टेल चांदी से भी ज्यादा थी। और अब बस एक पल में उसका सब कुछ चोरी हो गया था। उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। चोरी हुई वस्तुओं में वह चीज़ भी थी जो उसके लिए उसके अपने जीवन से भी अधिक कीमती थी। वह भी गायब हो गई थी। ऐसा कौन कर सकता है? खाली हाथ मास्टर ने अपना दिमाग खपाया। उसने दुनिया के सभी महाचोरों को छान मारा, लेकिन अंत में उसने उन सभी को पकड़ लिया, क्योंकि उनमें से किसी में भी उससे चोरी करने की क्षमता नहीं थी। आखिर यह किसने किया? खाली हाथ मास्टर चिंता से पागल हो गया। उस पल उसे अचानक लिन बेईफान की कही हुई बात याद आ गई। उसकी आंखें चमक उठीं और वह उत्साहित हो गया। उसे पता होना चाहिए। उसने कहा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को जानता है जिसकी चोरी करने की कला मुझसे भी बेहतर है। TLN अंतिम अध्याय। लिन बेईफान ने घृणा से कहा, यदि मैं वास्तव में कुछ चुराना चाहता तो मुझे आपकी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मेरे मन में एक बेहतर उम्मीदवार है। फिर वह तुरंत राजधानी शहर की ओर लौट आया। इस समय तक चांद देखने का भोज समाप्त हो चुका था। अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके थे और लिन बेईफान शाही अध्ययन कक्ष में वापस आ गए थे। वहां वह किताब पढ़ते हुए होश में आने के लिए गर्म चाय की चुस्कियां ले रहा था और ऐसा लग रहा था कि वह किसी का इंतजार कर रहा है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक फुसफुसाहट के साथ खाली हाथ मास्टर शाही अध्ययन में प्रकट हुए और तत्काल लिन बेईफान से कहा, महान जिया सम्राट, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसका चोरी कौशल मुझसे अधिक मजबूत है? खोजे लियू का चेहरा अचानक बदल गया। महाराज, सावधान। घुटी हुई आवाज के साथ बाईजू ने पहले ही अपनी तलवार खींच ली थी और उसे खाली हाथ वाले मास्टर की ओर भयंकर तलवार क्यूई के साथ फेंक दिया था। खाली हाथ वाली मास्टर ने तलवार को चकमा देते हुए तेजी से अपना शरीर घुमाया और फिर से पूछा, महान जिया सम्राट, क्या आप चोरी करने में कुशल किसी व्यक्ति को जानते हैं? घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लिन बेईफान ने अपनी किताब नीचे रख दी, उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा, खाली हाथ मास्टर, आप वापस आने की हिम्मत रखते हैं। क्या बात है कि आपकी कोई चीज़ चोरी हो गई? ये वाकई काव्यात्मक न्याय है। तुरंत कर्म। हाँ। खाली हाथ मास्टर शुरू में अनिश्चित था, लेकिन लिन बेईफान की आत्मसंतुष्ट अभिव्यक्ति को देखकर वह पूरी तरह से आश्वस्त हो गया कि दूसरा पक्ष निश्चित रूप से चोर को जानता था और यह बहुत संभावना थी कि उसने चोरी की योजना बनाई थी। तुम्हें पता है? तुम्हें पक्का पता है? खाली हाथ मास्टर ने उत्साह से कहा। तो क्या हुआ अगर मैं जानता हूँ, और क्या हुआ अगर नहीं जानता हूँ? जल्दी से मुझे उसका संपर्क विवरण दो। उसके पास मेरा सारा सामान है और वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। मुझे उन्हें वापस लेना ही होगा। मुझे आपकी समस्याओं की परवाह क्यों करनी चाहिए? मुझे आपको क्यों बताना चाहिए? लिन बेईफान ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। खाली हाथ वाले स्वामी की सांस रुक गई। वास्तव में दूसरे पक्ष के पास उसे सूचित करने का कोई कारण नहीं था। इसके अलावा ये वही था जिसने सबसे पहले हमला किया था, दूसरों के घर से चोरी की थी।
शुरू से ही वही दोषी था। खाली हाथ वाले मास्टर ने निराशा में अपना सिर खुजलाया और विनम्र स्वर में बोला, महान ज़िया सम्राट, मैं आपसे यहाँ भीख मांग रहा हूँ। जब तक मैं उनसे मिल सकता हूँ, आप मुझसे जो भी मांगेंगे मैं मान जाऊँगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अब भी तुम पर भरोसा करूँगी? तुम बेईमान चोर हो। लिन बेईफान ने तिरस्कार किया। खाली हाथ वाले मास्टर को अपने चेहरे पर जलन महसूस हुई, क्योंकि उसने पहले तो अपना वादा तोड़ा था और अब वह बोल नहीं पा रहा था। उस समय लिन बेईफान ने हाथ हिलाकर कहा, मैं रात को सोने के लिए तैयार हूँ। यहाँ आंखों में खटकना मत, चले जाओ, नहीं तो मुझे तुम्हें बाहर निकालने के लिए किसी को बुलाना पड़ेगा। खाली हाथ मास्टर गर्म तवे पर चींटी की तरह चिंतित था, विनती कर रहा था, महान ज़िया सम्राट, कृपया ऐसा न करें, सब कुछ बातचीत योग्य है। उसे बाहर फेंक दो, लिन बेईफान ने आदेश दिया। हाँ महाराज। बाइजू और नपुंसक लियू ने तुरंत कार्रवाई की। खाली हाथ मास्टर आंदोलन कौशल में कुशल और सत्ताकत का था और उसे शाही महल से तुरंत निष्कासित कर दिया गया था। हालांकि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और शाही महल में पुनः प्रवेश करने का एक और अवसर ढूंढने की योजना बनाई। उस समय लिन बेईफान ने जोर से घोषणा की, खाली हाथ मास्टर, आज के बाद यदि आप फिर से मेरे शाही महल में घुसने की हिम्मत करते हैं तो आप उस व्यक्ति की पहचान कभी नहीं जान पाएंगे, न ही आप कभी अपना सामान वापस पा सकेंगे। मुझे बस इतना ही कहना है, मेरी बात पर ध्यान दें। खाली हाथ वाले मास्टर ने महल के कसकर बंद द्वारों की ओर देखा और निराशा से आह भरी। अगले कुछ दिनों में खाली हाथ मास्टर शाही महल के बाहर ही घूमता रहा। वह कई बार अंदर जाना चाहता था लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया, वह इतना बेचैन था कि अपने बाल नोच रहा था। इस बीच लिन बेईफान महल के भीतर एक सम्राट का जीवन जी रहा था, शानदार कपड़े और उत्तम भोजन का आनंद ले रहा था, अपनी सुंदर पत्नी की कोमल संगति और दरबार के अधिकारियों की चापलूसी भरी प्रशंसा का आनंद ले रहा था, इतना संतुष्ट कि उसके मन में घर छोड़ने का कोई विचार नहीं था। एम्पायर सैंडबॉक्स पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए उसने एम्पर हैंड मास्टर के अधीर व्यवहार को देखा और ठहाका लगाकर हंस पड़ा। मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि मैं आपको संभाल नहीं सकता। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस समय चाय युक्सिन महिला सैनिकों की भर्ती में व्यस्त थी, लेकिन सच कहें तो स्पष्ट निर्देश के बावजूद भी सैनिकों की भर्ती करना कठिन साबित हुआ। आखिर अगर विकल्प दिया जाए तो कौन सी महिला सैनिक बनना चाहेगी? अंततः काफ़ी कठिनाई के बाद वह 3000 महिला सैनिकों की भर्ती करने में सफल रहे, लेकिन उन्हें पता चला कि उन्हें प्रशिक्षित करना अत्यंत चुनौतीपूर्ण था। चूंकि ये सभी महिला सैनिक निम्न वर्ग से थीं, इसलिए वे बचपन से ही कुपोषण से पीड़ित थीं और उन्हें कभी मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण नहीं मिला था, जिसके कारण वे शारीरिक रूप से बहुत कमजोर थीं। उन्हें सक्षम और युद्ध के लिए तैयार श्रेष्ठ सैनिकों की एक सेना में बदलना कल्पना से कई गुना अधिक कठिन साबित हो रहा था। इस प्रकार वह लिन बेईफान की सहायता लेने के लिए एक बार फिर शाही महल में आई। महामहिम चाय युक्सिन लिन बेईफान की एक बांह को पकड़कर धीरे से बोली। लिन बेईफान कांप उठी, इतना घिनौना मत बनो, बस मुझे बताओ कि तुम क्या करना चाहते हो। चाय युक्सिन ने अपने चुलबुले लहजे में कहा, महाराज, हमने अब महिला सैनिकों की पूरी भर्ती कर ली है, लेकिन वे बहुत कमज़ोर हैं और उन्हें अपने पोषण के लिए कुछ औषधीय जड़ी बूटियां खरीदने की ज़रूरत है, जिसके लिए पैसे की ज़रूरत है। क्या आपको कुछ सहायता नहीं देनी चाहिए? आखिरकार वे भी आपकी सैनिक हैं। लिन बेईफान ने अपना सिर हिलाया, नहीं, वे मेरे सैनिक हैं, लेकिन क्या दूसरे समूह के सैनिक भी मेरे सैनिक नहीं हैं? अगर उन्हें सहायता की ज़रूरत है तो क्या दूसरों को इसकी ज़रूरत नहीं है? इस दुनिया में समस्या अभाव नहीं बल्कि असमानता है। लेकिन महाराज, उन्हें वास्तव में इसकी ज़रूरत है। चाय युक्सिन की आवाज़ और भी नाजुक हो गई। लिन बेईफान ने सख्ती से कहा, चाहे उन्हें इसकी कितनी भी ज़रूरत क्यों न हो, यह संभव नहीं है। मैं सिद्धांतों का आदमी हूं और मैं बिल्कुल समझौता नहीं कर सकता। चाय युक्सिन क्रोधित हो गया, आप एक मूर्ख सम्राट हैं, फिर भी इन मामलों की परवाह कर रहे हैं। लिन बेईफान आश्चर्यचकित रह गया, आपने सही बात कही। ठीक है, तो अब आप जा रहे हैं? अभी भी संभव नहीं। चाय युक्सिन क्रोधित हो गई, लिन बेईफान, तुम मुझे बहुत दूर धकेल रहे हो। क्या ये ठीक नहीं होगा अगर मैं तुमसे कुछ पैसे उधार ले लूं? ये हुई ना बात। कुछ क्षण बाद चाय युक्सिन के हाथ में चांदी का एक डिब्बा था और उसने प्रसन्नतापूर्वक कहा, धन्यवाद महाराज। लिन बेईफान ने पूछा, पहले यह बात स्पष्ट कर लें, यह पैसा एक ऋण है। अगर आप इसे वापस नहीं कर पाए तो क्या होगा? चाय युक्सिन ने अपनी आंखें घुमाए और बेशर्मी से कहा, अगर मैं इसे वापस नहीं कर सकती तो मैं अपने शरीर से इसका बदला चुकाऊंगी। तुम्हें और क्या चाहिए? लिन बेईफान गुस्से से कांप उठा, चाय युक्सिन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने लालची होगे, न केवल मेरी चांदी के पीछे बल्कि मेरे शरीर के पीछे भी। चाय युक्सिन, खैर, अब मेरे पास पैसे हैं तो जो चाहो करो, अलविदा। ऐसा कहकर उसने चांदी उठाई और खुशी खुशी बाहर भाग गई। फिर चाय युक्सिन ने इस चांदी की राशि का उपयोग कई कीमती औषधीय जड़ी बूटियां खरीदने के लिए किया, जिन्हें उसने महिला सैनिकों के समूह में बांट दिया। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उनके शरीर को विनियमित करने के लिए उन्हें सच्ची क्यूई भी प्रदान की। कई दिनों के प्रयास के बाद कई महिला सैनिकों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मितलस का स्वागत है।
डिस्कॉर्ड सर्वर मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 91.2। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 91.2 एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 91.2। धन्यवाद जनरल। महिला सैनिक बहुत भावुक हो गईं। चाय युक्सिन ने अपने चेहरे से पसीना पोंछा और मुस्कुराए, मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। महामहिम को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, यही वजह है कि उन्होंने आपको दवा खरीदने और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए ये चांदी इनाम में दी है। अगर आप किसी को धन्यवाद देना चाहते हैं तो महामहिम को धन्यवाद दें। महामहिम की कृपा के लिए धन्यवाद। उन्होंने शाही महल की ओर सिर झुकाया। चाय युक्सिन ने संतोष से सिर हिलाया। ये महिला सैनिक थी जो कृतज्ञता और दयालुता का बदला चुकाना जानती थी। उनकी मदद व्यर्थ नहीं थी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भविष्य में वे आगे बढ़ेंगे और राष्ट्र के लिए एक अजेय शक्ति बनेंगे। इस आशा के साथ चाय युक्सिन ने अपना काम जारी रखा। लेकिन जब उसने उन अनेक महिला सैनिकों को देखा जिन्हें अभी भी उसके सच्चे QE पोषण की आवश्यकता थी, तो उसे अत्यधिक असहायता का एहसास हुआ। वह तो केवल एक व्यक्ति थी, वह ये कार्य कैसे पूरा कर सकती थी। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके सामने आया। आओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। चाय युक्सिन बहुत सतर्क थी। खाली हाथ मास्टर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसके सामने खड़ा व्यक्ति दुनिया का नंबर 1 चोर एम्प्टी हैंड मास्टर था, जो हमेशा शाही महल के बाहर घात लगाए बैठा रहता था। उस दिन उसने चाय युक्सिन को चांदी का एक बक्सा लेकर खुशी खुशी शाही महल से बाहर भागते हुए देखा था और उसके दिल में कुछ हलचल हुई, इसलिए उसने उसका पीछा किया और इस मामले का पता लगाया। खाली हाथ वाले मास्टर ने शर्मीली मुस्कान के साथ कहा, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि इस मामले के सफलतापूर्वक निपट जाने के बाद आप महामहिम से मेरे लिए अच्छी बात कहेंगे ताकि मैं महल में प्रवेश कर सकूं और एक बार फिर उनसे मिल सकूं। चाय युक्सिन ने गहरी सोच में सिर हिलाया और कहा, ठीक है। इसके बाद एम्प्टी हैंड मास्टर और चाय युक्सिन ने महिला सैनिकों के शरीर को विनियमित करने के लिए उनमें सच्ची QE को प्रवाहित करने के लिए एक साथ काम किया। खाली हाथ मास्टर की मदद से चीजें बहुत अधिक सुचारू रूप से आगे बढ़ीं। ये सब लिन बेईफान को भी पता था, जिसने चुपचाप स्वीकृति में सिर हिला दिया। इस प्रकार एक सप्ताह बीत गया। चाय युक्सिन के बहुत अनुनय और दृढ़ता के बाद लिन बेईफान अंततः खाली हाथ मास्टर से मिलने के लिए सहमत हो गया। इस समय खाली हाथ मास्टर बहुत अधिक ईमानदार हो गया। लिन बेईफान को देखते ही उसने उचित शिष्टाचार दिखाते हुए सम्मानपूर्वक झुककर प्रणाम भी किया। लिन बेईफान ने सीधे मुद्दे पर आकर कहा, बताओ तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो? खाली हाथ वाले मास्टर ने तुरंत कहा, क्या तुम मुझे उस महान चोर से मिलवा सकते हो? मैं उससे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहूँगा। आखिरकार उसके पास मेरी सारी चीज़ें हैं। इसमें मेरे लिए क्या है? लिन बेईफान ने पूछा। मैं ग्रेट जिया से जुड़कर आपकी सेवा करूँगा। क्या ये पर्याप्त नहीं है? खाली हाथ मास्टर पूरी तरह से पराजित, समझौतावादी दिख रहा था। लिन बेईफान ने सिर हिलाया, ठीक है, यह एक सौदा है। खाली हाथ मास्टर ने आशा से कहा, तो क्या अब मैं कर सकता हूँ? एड्स बाय पब फ्यूचर। लिन बेईफान ने अपना सिर हिलाया, नहीं, तुम अभी भी पूरी तरह से अविश्वसनीय हो। अगर तुम अपनी चीज़ें लेकर भाग जाओ तो क्या होगा? खाली हाथ मास्टर चिंतित हो गया, लेकिन आप इसे खींचते नहीं रह सकते। तो फिर 3 साल की सीमा तय कर दीजिए। लिन बेईफान ने घोषणा की, 3 साल के भीतर यदि आप अच्छा व्यवहार करते हैं तो मैं स्वाभाविक रूप से आपको उस मास्टर चोर से मिलने दूंगा और आपको आपकी संपत्ति वापस मिल जाएगी। सचमुच? खाली हाथ मास्टर ने संदेह से पूछा। लिन बेईफान ने अपनी आवाज़ उठाई, मैं एक राष्ट्र का शासक हूँ, मेरा शब्द 9 तिपाई जितना भारी है। क्या 3 साल बहुत ज़्यादा नहीं है? 1 साल कैसा रहेगा? खाली हाथ मास्टर ने मोल तोल किया। सिर्फ 3 साल? लिन बेईफान ने मेज पर थपथपाया, मुझे सिर्फ 3 साल तक ग्रेट जिया की सेवा करने की ज़रूरत है। 3 साल बाद चाहे आप चले जाएं या रहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खाली हाथ वाले मास्टर ने ध्यान से सोचा और फिर दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, बस 3 साल। एक और इनेट मास्टर की भर्ती के बाद राष्ट्रीय शक्ति फिर से बढ़ गई। डिंग, खिलाड़ियों की राष्ट्रीय शक्ति में वृद्धि के कारण आपकी ताकत भी समकालिक रूप से बढ़ गई है, जिससे आपको लोनली 9 स्वॉर्ड्स से पुरस्कृत किया गया है। लोनली 9 स्वॉर्ड्स को तलवार पथ के एक पूर्ववर्ती द्वारा बनाया गया था, जो इस सिद्धांत पर जोर देता है कि निराकार आकार वाले पर विजय प्राप्त करता है और तलवार रहित तलवार वाले पर विजय प्राप्त करता है, जिसमें अनगिनत विविधताएं हैं जो दुनिया की सभी तकनीकों को तोड़ने में सक्षम हैं। लिन बेईफान ने तलवार की इस तकनीक को जल्दी ही आत्मसात कर लिया। तलवार चलाने की यह तकनीक एक अत्यंत उन्नत प्रसवोत्तर तकनीक है। यद्यपि इसकी शक्ति की तुलना पवित्र आत्मा तलवार तकनीक या 10,000 तलवारों की वापसी से नहीं की जा सकती है, फिर भी यह एक बहुत ही व्यवहारिक आधारभूत तलवार तकनीक है जिसने तलवारबाजी में उसके मार्ग को और भी अधिक पूर्ण बना दिया है। इससे तलवारबाजी में उनका मार्ग और भी अधिक पूर्ण हो गया है। अद्वितीय क्षमताओं वाले एक इनेट को भर्ती करने और तलवार की तकनीक का एक सेट हासिल करने के बाद लिन बेईफान बहुत प्रसन्न था।
हालांकि पड़ोसी आन राज्य का सम्राट बहुत नाराज था। इसका कारण ये था कि खराब फसल के कारण उसके लगभग सभी घरेलू लोग भाग गए थे। हमारे राज्य में कितने आम लोग बचे हैं? प्रधानमंत्री ने भय से कांपते हुए कहा, महाराज, इस समय शायद 10 लाख से भी कम लोग बचे होंगे। एक राज्य के सम्राट को लगा कि उसका चेहरा काला पड़ गया है। अपने समय के चरम पर आन साम्राज्य की जनसंख्या 4 मिलियन से अधिक थी, लेकिन अब इसकी जनसंख्या 10 लाख से भी कम रह गई है। पूरा देश खाली हो गया। एक राज्य के सम्राट ने क्रोधित होकर कहा, क्या मैंने तुम्हें आदेश नहीं दिया था कि सेना भेजकर उनका पीछा करो और उन्हें वापस लाओ? एड्स बाय पब फ्यूचर। महाराज, वे भी भाग गए। एक राज्य का सम्राट गुस्से में गरजा, अरे, वे कैसे भाग गए? क्या मैंने कभी उनके साथ बुरा व्यवहार किया है? प्रधानमंत्री ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, महाराज, हालांकि आपने कभी उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया, लेकिन सच कहूं तो हमारे एन किंगडम की मिट्टी की उर्वरता बहुत कम हो गई है और हम फसल नहीं उगा सकते। एन किंगडम में अब कोई उम्मीद नहीं बची है। भले ही हमारे पास अभी भोजन हो, लेकिन भविष्य का क्या? अगर हम अगले साल फसल नहीं उगा पाए तो हम भूख से मर जाएंगे। इसलिए धीरे धीरे मौत का इंतजार करने के बजाय उन्होंने सोचा कि उन लोगों का अनुसरण करना बेहतर है जो बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं, शायद वे बच जाएं। एक राज्य के सम्राट को अपने दिल पर एक भारी झटका लगा और वह निराश होकर नीचे गिर पड़ा। तुम सही कहते हो, एक राज्य के लिए कोई उम्मीद नहीं बची है। अगर हम भागते नहीं हैं तो क्या हमें बस यहीं रहना चाहिए और मौत का इंतजार करना चाहिए? इसके अलावा महामहिम, हमारी राष्ट्रीय शक्ति में भारी गिरावट आई है और हमारी सेना में लड़ने की इच्छा शक्ति नहीं है। हम अब देश की रक्षा नहीं कर सकते। पड़ोसी राज्य की महत्वाकांक्षाएं भेड़ियों जैसी हैं और वे निश्चित रूप से सेना भेजकर हमें काटने में संकोच नहीं करेंगे। भागना मौत के बराबर है, इसलिए सभी के पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। प्रधानमंत्री ने लाचारी से कहा, आपसे सच न छुपाने के लिए हमारे कई अधिकारी भी अब अपना सामान बांधकर भागने की तैयारी कर रहे हैं। एक राज्य के सम्राट ने ऊपर देखा, तो फिर तुम भाग क्यों नहीं रहे हो? महाराज, इस विनम्र सेवक ने अपना पूरा जीवन अन किंगडम को समर्पित कर दिया है। ये स्थान मेरा घर है, मैं और कहाँ जा सकता हूँ? इसलिए मृत्यु के बाद भी मैं अन किंगडम के भाग्य को साझा करूंगा। प्रधानमंत्री ने धार्मिक उत्साह के साथ घोषणा की। आन राज्य के सम्राट बहुत प्रभावित हुए। प्रधानमंत्री, दरबार के सभी विद्वानों और योद्धाओं में से केवल आप ही सच्चे वफादार और धर्मी अधिकारी हैं। आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद महामहिम, लेकिन मैं इसके योग्य नहीं हूँ। प्रधानमंत्री ने ऊंची आवाज में कहा। उस क्षण उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसकी आत्मा ऊपर उठ गई हो और एक शानदार चमक बिखेर रही हो। वह कभी यह स्वीकार नहीं करेगा कि उसने यह बात केवल सम्राट को प्रसन्न करने के लिए कही थी। आन साम्राज्य के सम्राट खाली पड़े प्रांगण में चारों ओर देखते हुए तथा आन साम्राज्य के भविष्य के बारे में सोचते हुए अचानक एक अभूतपूर्व विचार से प्रभावित हुए, शायद मुझे भी भाग जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने तुरंत ही इस विचार को खारिज कर दिया। वह अपने पूर्वजों द्वारा रखी गई नींव को कैसे त्याग सकता था? चाहे कुछ भी हो, उसे ईमानदारी से सम्राट बने रहने के लिए अंत तक दृढ़ रहना था। तभी एक सैनिक हाँफते हुए दौड़ा दौड़ा आया। रिपोर्ट, तत्काल समाचार। महामहिम, महान यू साम्राज्य ने हमारे क्षेत्र पर आक्रमण करने के लिए 400,000 सैनिक भेजे हैं। आन साम्राज्य का सम्राट सदमे से पीला पड़ गया। क्या महान यू साम्राज्य ने हमला कर दिया है? हाँ महाराज, 7 शहर पहले ही गिर चुके हैं और उनकी सेना राजधानी शहर की ओर बढ़ रही है। धिक्कार है महान यू। आन राज्य का सम्राट क्रोध से भर गया। हालांकि उन्होंने बहुत पहले ही यह अनुमान लगा लिया था कि अन्य देश जब नीचे गिरेंगे तो निश्चित रूप से हमें लात मारेंगे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि सबसे पहले हमला करने वाला हाल ही में स्वीकार किया गया बड़ा भाई ग्रेट यू किंगडम होगा। महान यू साम्राज्य के पास एक मजबूत सैन्य और मजबूत घोड़ा है। हमारे आन साम्राज्य के सभी लोग भाग गए हैं और हम अपनी जमीन पर टिके नहीं रह सकते। दूसरे शब्दों में, वे अपने राष्ट्र का विनाश करने की तैयारी कर रहे हैं। मैं, सम्राट, बर्बाद होने वाला हूँ। प्रधानमंत्री जी, अब हमें क्या करना चाहिए? एक राज्य के सम्राट ने घबराते हुए पूछा। प्रधानमंत्री ने अपने चेहरे से पसीना पोंछते हुए कहा, महाराज, हम भी क्यों न भाग जाएं? जब तक हरी भरी पहाड़ियां हैं, हमें लकड़ी खत्म होने का डर नहीं रहेगा। एक राज्य सम्राट ने तुरंत सिर हिलाया। प्रधानमंत्री बिल्कुल सही कह रहे हैं, जल्दी करें। उन्होंने अपना सामान पैक किया और जल्दी से भाग निकले। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मित्लर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 92.1। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C92.1 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 92.1। हालांकि मनुष्य की योजनाएं स्वर्ग के सामने कुछ भी नहीं हैं। जब वे शहर के द्वार से बाहर निकल रहे थे तो उन्हें अप्रत्याशित रूप से दर्जनों विशेषज्ञों ने रोक दिया।
कोई भी जा सकता है, लेकिन राज्य सम्राट और उसके परिवार को रहना होगा। इन लोगों को ग्रेट यू किंगडम के जनरल झाओ द्वारा भेजा गया था। शांग साम्राज्य के सम्राट को भागने देने की पिछली गलती से सबक लेते हुए उन्होंने सैनिकों को भेजे जाने से पहले ही उन्हें रोकने के लिए लोगों को भेज दिया था। एन किंगडम के सम्राट क्रोधित हुए, तुम महान यू के लोग बहुत बदमाश हो। कमांडर वांग, उन्हें बाहर निकालने में मेरी मदद करो। कमांडर वांग सम्राट के निजी रक्षक थे और इन दायरे के विशेषज्ञ भी थे। हाँ महाराज, कमांडर वांग ने आदेश स्वीकार कर लिया। उस समय ग्रेट यू किंगडम के एक विशेषज्ञ ने चिल्लाकर कहा, कमांडर वांग, मैं आपको सलाह देता हूं कि इस मामले में हस्तक्षेप न करें। आपका पूरा परिवार शहर के भीतर है। अगर कोई संघर्ष छिड़ जाता है तो आपके परिवार की सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा सकती। अपने कार्यों के बारे में सावधानी से सोचें। कमांडर वांग ने संकोच किया, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि एक क्षण के आवेग में आकर उनका परिवार खतरे में पड़ जाए। ये देखकर अन्य राज्य के सम्राट ने दुख और लाचारी से भरकर कहा, चलो वापस चलें। सभी लोग शाही महल में लौट आए। धिक्कार है कमीनों, महान यू किंगडम ने हमें इस तरह धोखा देने की हिम्मत की है। एक राज्य का सम्राट बहुत क्रोधित था। उसने अपने आसपास की कई चीजों को तोड़फोड़ कर अपनी हताशा को व्यक्त किया, जब तक कि वह इतना थक नहीं गया कि आगे कुछ और कर सके, और हौंफते हुए बैठ गया। पहरेदारों का नेता वांग शर्मिंदा और दोषी दोनों था। महामहिम, एन किंगडम के सम्राट ने कमजोरी से हाथ हिलाया और कहा, कमांडर वांग, आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी मुश्किलें समझता हूं और मैं आपको दोष नहीं देता। अपने परिवार को लेकर चले जाओ, ये जगह अब आपके लिए सुरक्षित नहीं है। लेकिन महाराज, आपका क्या कहना है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं अब भी बच सकता हूं? एक राज्य के सम्राट ने कड़वाहट से कहा। कमांडर वांग ने गहरी सांस छोड़ी। इस समय जन्मजात क्षमताओं के बावजूद व्यक्ति शक्तिहीन होता है। कमांडर वांग, अब आपको जाना होगा, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक आखिरी काम मांगना चाहता हूं, एन किंगडम के सम्राट ने कहा। कमांडर वांग का मनोबल बढ़ा। महाराज, कृपया मुझे आदेश दें। चाहे आग में चलना पड़े या उबलते पानी में, मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। ये किसी विषय की निष्ठा की अंतिम पूर्ति होगी। आन साम्राज्य के सम्राट ने झुककर फुसफुसाते हुए कहा, कमांडर वांग, जब आप सुरक्षित निकल जाएं, तो तुरंत ग्रेट ज़िया साम्राज्य में चले जाएं। सम्राट का आदेश सुनकर कमांडर वांग की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। सम्राट की आशा भरी आंखों में देखते हुए उसने भारी स्वर में सिर हिलाकर सहमति व्यक्त की। वह घर लौट आया और अपने परिवार को अपना सामान पैक करने का निर्देश दिया। फिर वे सब एक साथ शहर से चले गए। शहर के द्वार से बाहर निकलते ही ग्रेट यू किंगडम द्वारा भेजे गए विशेषज्ञों ने उनकी गहन जांच की। सब कुछ ठीक होने की पुष्टि करने के बाद ही उन्होंने पूरी तरह से आराम किया। अपने परिवार को व्यवस्थित करने के बाद वह तुरंत महान ज़िया साम्राज्य की राजधानी की ओर चल पड़ा। एक राज्य के सम्राट के निजी रक्षक वांग XX महान ज़िया सम्राट के साथ दर्शकों का अनुरोध करता है। लिन बेईफान चौंक गया। कमांडर वांग एक जन्मजात गुरु लग रहा था, जो हमेशा एन किंगडम के सम्राट की कड़ी निगरानी करता था। अब वह वास्तव में यहाँ आ गया था। ऐसा लग रहा था कि एन किंगडम के सम्राट के साथ कुछ हुआ था। उसे अंदर आने दें। एक कप चाय पीने में लगने वाले समय के बाद कमांडर वांग ने शाही अध्ययन कक्ष में प्रवेश किया। एड्स बाय पब फ्यूचर, लिन बेईफान ने सीधे मुद्दे पर आकर पूछा, आप हमसे मिलने आए हैं, आपको क्या जरूरी काम है? कमांडर वांग ने सिर झुकाकर कहा, महान ज़िया सम्राट को रिपोर्ट करते हुए, महान यू ने पहले ही एन किंगडम को जीतने के लिए सैनिकों को तैनात कर दिया है, और उन्होंने आपके महामहिम को फंसाने के लिए राजधानी शहर को बंद करने के लिए विशेषज्ञों को भेजा है। महामहिम ने मुझे आपकी सहायता का अनुरोध करने के लिए भेजा है। उम्मीद है कि आप कार्रवाई कर सकते हैं और उसे और उसके परिवार को बचा सकते हैं। लिन बेईफान ने मुस्कुराते हुए कहा, यह आपके और ग्रेट यू के बीच का मामला है। हमें इसमें हस्तक्षेप क्यों करना चाहिए? महामहिम ने कहा कि जब मामला सफलतापूर्वक सुलझ जाएगा तो इनाम के रूप में एक बड़ा खजाना दिया जाएगा। लिन बेईफान की दिलचस्पी बढ़ गई। सचमुच? इस खजाने की कीमत कितनी है? कमांडर वांग ऊंची आवाज में बोले, मुझे सही मात्रा का पता नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से आपको संतुष्ट करेगा। यह मानना बेहतर है कि यह मौजूद है, बजाय इसके कि यह न हो। आखिरकार लिन बेईफान ने पहले ही 2 सम्राटों के हाथों से जबरदस्त लाभ प्राप्त कर लिया है। इस दुनिया में जहां युद्ध अक्सर होते रहते हैं और सम्राट अक्सर बदलते रहते हैं, उन सभी को कुछ न कुछ बचाकर रखने की आदत होती है। इसलिए किसी भी राज्य के सम्राट के लिए यह असंभव नहीं है। लिन बेईफान ने ताली बजाते हुए कहा, अच्छा, मैं जल्द ही उन्हें बचाने के लिए किसी को भेजूंगा। अब आपके मामले पर बात करने का समय आ गया है। मेरा मामला? कमांडर वांग उलझन में था। लिन बेईफान ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, अब आपके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। क्या आपने कभी मेरी सेवा करने के लिए आने के बारे में सोचा है? जब तक आप आते हैं, आपको वह उपचार दिया जाएगा जिसके आप हकदार हैं, और यह निश्चित रूप से एन किंगडम से बदतर नहीं होगा। ये सुनकर नेता वांग को कुछ प्रलोभन महसूस हुआ। वास्तव में उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। यदि वह अकेला होता तो विशाल विश्व में घूमने के लिए बहुत सी जगहें होतीं।
लेकिन इतने बड़े परिवार के साथ लक्ष्यहीन भटकना तो दूर की बात थी, उसे बसने के लिए आसपास एक स्थिर और सुरक्षित वातावरण खोजने की जरूरत थी। आजकल महान जिया साम्राज्य मजबूत सैन्य शक्ति और सभी दिशाओं में शांति के साथ संपन्न था, जो इन स्थितियों को पूरी तरह से पूरा करता था। यहाँ आकर उन्हें अभी भी अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का अवसर मिल सकता है। महान जिया सम्राट ने उन्हें निमंत्रण दिया था, जिससे उन्हें प्रस्ताव को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करने का एक उत्तम बहाना मिल गया। आपकी महान दयालुता के लिए धन्यवाद। जब तक महामहिम को बचा लिया जाता है और वे सुरक्षित रहते हैं, तब तक ये व्यक्ति आपके लिए कुत्ते या घोड़े की तरह काम करने को तैयार है। लिन बेईफान दिल खोलकर हंसा, यह एक सौदा है। इसके बाद लिन बेईफान ने बचाव कार्य के लिए तुरंत विशेषज्ञों को भेजा। आन किंगडम के शाही महल के अंदर एन राज्य का सम्राट कभी कभी खिड़की खोलकर बाहर देखता, चिंतित और बेचैन, वे अभी तक क्यों नहीं आए। अगर वे जल्दी नहीं आए तो ग्रेट यू की सेना राजधानी शहर तक पहुंच जाएगी। क्या उस मूर्ख सम्राट ने मुझ पर भरोसा करना छोड़ दिया है? अब तक 3 दिन बीत चुके थे। इन 3 दिनों में उसे कोई खबर नहीं मिली। ग्रेट यू के विशेषज्ञ पहले ही शाही महल में घुस चुके थे और महल को अंदर से बाहर तक 3 परतों में घेर लिया था, जिससे वह और उसका परिवार महल की दीवारों के भीतर नजरबंद हो गए थे और स्थिति का जायजा लेने के लिए ग्रेट यू साम्राज्य से जनरल झाओ के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसने अफवाहों के माध्यम से सुना कि एक दिन में महान यू साम्राज्य की शक्तिशाली सेना अपना हमला शुरू कर देगी। तब तक तो भागने के लिए बहुत देर हो चुकी होगी। अफसोस, अब मैं क्या करूं? एक राज्य के सम्राट ने आह भरी और जैसे ही वह पीछे मुड़ा, उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा डर लगा। वहां कौन है? अचानक उसके सामने एक बूढ़ा आदमी आया, जिसके बाल सफ़ेद हो रहे थे और कपड़े कुछ फटे हुए थे, जो उसे गहरी और दूर की नज़र से देख रहा था। आप अवश्य ही किसी राज्य के सम्राट होंगे, है न? बूढ़े व्यक्ति ने दरवाजा खोलते हुए स्पष्ट रूप से पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर, मैं तुम हूँ। तुम कौन हो? एक राज्य का सम्राट डर के मारे हकलाया। ये सही है। बूढ़ा आदमी खिलखिलाकर हंसा। मैं खाली हाथ का मास्टर हूँ, जिसे महान जिया ने तुम्हें बचाने के लिए भेजा है। आन राज्य का सम्राट बहुत खुश हुआ। तुम ग्रेट जिया से हो? खाली हाथ मास्टर ने सिर हिलाया। एक राज्य का सम्राट बहुत खुश था। यह अद्भुत है। जल्दी करो, मैं 3 दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, इतने दिनों से कि फूल मुरझा गए हैं। रुको, क्या तुम अकेले हो? खाली हाथ मास्टर ने फिर से सिर हिलाया। अनराज्य सम्राट का चेहरा तुरंत उतर गया। सिर्फ एक व्यक्ति, आप कैसे बचा सकते हैं? खाली हाथ वाले मास्टर ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, तुम मुझे बहुत कम आंक रहे हो। भले ही मैं इतना शक्तिशाली न हो, लेकिन कम से कम मैं जनजात तो हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ बचाने के लिए हूँ, मारने के लिए नहीं। राजा ने पूछा, तुम कैसे बचाओगे? बिना किसी को पता चले आपको चुपके से बाहर निकालकर। ऐसा कहते हुए उसने सम्राट को पकड़ लिया, उसे एक बोरे की तरह अपने कंधे पर उठा लिया, फिर उसके मुंह को कपड़े से ढक दिया और एक तेज चाल के साथ बिना किसी निशान के गायब हो गया। ग्रेट यू के विशेषज्ञों ने एक भी बात पर ध्यान नहीं दिया था। लगभग आधा कप चाय पीने में लगने वाले समय में दोनों शहर के बाहर एक छोटे से उपवन में पहुंच गए, जहां कई गाड़ियां उन्हें लेने के लिए प्रतीक्षा कर रही थीं। महाराज, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जनरल वांग ने प्रसन्नता से पूछा। सम्राट ने अपने मुंह से सफ़ेद कपड़ा फाड़ दिया और 2 बार खांसने के बाद कहा, मैं ठीक हूँ, ये देखकर कि आपने मेरा मन शांत कर दिया है। एक बार जब उसने अपनी सांस संभाली तो आन राज्य के सम्राट ने कहा, हीरो, मेरी पत्नी और अन्य लोग अभी भी महल में फंसे हुए हैं, कृपया उन्हें बचाने के लिए अपनी ताकत लगाओ। निश्चिंत रहें, कोई भी नहीं छूटेगा, मैं शीघ्र ही वापस आऊंगा। इसके बाद खाली हाथ मास्टर ने अपना अपहरण जारी रखा, किसी की नज़र में नहीं आया। आधे घंटे से भी कम समय में उसने चुपके से सभी को बाहर निकाल लिया और फिर वे ग्रेट जिया के पास वापस आ गए। दूसरे दिन सुबह जनरल झाओ ने ग्रेट यू किंगडम की सेना का नेतृत्व करते हुए राजधानी शहर पर हमला किया। किसी राज्य का सम्राट कहाँ है? जनरल को रिपोर्ट करते हुए, वे सभी शाही महल के अंदर फंस गए हैं। कोई भी बच नहीं पाया। निश्चिंत रहें जनरल, हम दिन रात रास्ते के हर कदम पर पहरा दे रहे हैं। यदि उनके पास पंख भी होते तो वे उड़ नहीं सकते थे। बहुत अच्छा। परिणामस्वरूप जब सभी लोग शाही महल में दाखिल हुए तो उन्होंने पाया कि वह एकदम खाली था, वहां कोई भी व्यक्ति नहीं था। जनरल झाओ अचंभित रह गए, सब लोग कहाँ हैं? सभी लोग कहाँ चले गए? ग्रेट मून के विशेषज्ञ भी दंग रह गए, वे सब कल रात को यहाँ थे, वे सब कैसे गायब हो गए? जनरल झाओ क्रोधित हो गए, क्या ये स्पष्ट नहीं है? वे भाग गए होंगे। इतने बड़े जीवित व्यक्ति और आप उन पर नजर भी नहीं रख सकते? अक्षम मूर्ख, आप सभी अक्षम मूर्ख हैं। अब तुरंत उनका पीछा करने के लिए सेना भेजो। हाँ जनरल, उन्होंने तुरंत सैनिकों को पीछा करने के लिए भेज दिया। हालांकि आन साम्राज्य के सम्राट और उनकी प्रजा पहले ही एक पूरी रात भाग चुकी थी, अब वे पहुंच से बाहर थे। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मितलस का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 92.2।
गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C92.2 एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 92.2। 2 दिन बाद ग्रेटजिया शाही महल में लिन बेईफान ने चेहरे पर मुस्कान लिए आन साम्राज्य के सम्राट को देखा। मैंने अपना वादा पूरा किया है और आपको और आपके परिवार को बचाया है। अब अपनी बात रखने की बारी आपकी है। खजाना कहाँ है और इसकी कीमत चांदी में कितनी है? मुझे सब कुछ बताओ। एन किंगडम के सम्राट ने कृतज्ञता में सिर झुकाया और कहा, महामहिम, आपके बचाव के लिए धन्यवाद। अब मैं अपना वादा पूरा करूंगा। हमारे एन किंगडम का खजाना XX में दफन है और इसकी कीमत लगभग 2 मिलियन टेल चांदी है। लिन बेईफान के चेहरे पर मुस्कान सख्त हो गई। केवल 2 मिलियन टेल? 2 मिलियन टेल पहले से ही काफ़ी है। यह एक छोटे से राज्य की वार्षिक राष्ट्रीय राजकोष आय के बराबर है। एन साम्राज्य के सम्राट ने कुछ शर्मिंदगी से कहा। लिन बेईफान ने अपनी आवाज़ उठाई, लेकिन मैंने मो किंगडम और शांत किंगडम के सम्राटों को बचाया था और एक ने मुझे 5 मिलियन टेल दिए थे जबकि दूसरे ने 6 मिलियन टेल दिए थे। मैं आपके 2 मिलियन टेल का क्या कर सकता हूँ? लेकिन मेरे अन्राज्य में बस इतना ही है, इससे अधिक कुछ नहीं है। अन्राज्य के सम्राट ने शिकायत के भाव से कहा। ठीक है, इसे एक बुरा सौदा मान लो जो मैंने किया है। अब चलो, चले जाओ। लिन बेईफान ने हाथ हिलाकर मना कर दिया। बस इतना ही? तुम मुझे कुछ नहीं दोगे? एक राज्य के सम्राट ने उत्सुकता से पूछा। लिन बेईफान हैरान थी। तुम्हें और क्या चाहिए? महामहिम, अन्य गिरे हुए राजाओं की तरह आपने मो किंगडम और शांत किंगडम दोनों के सम्राटों को ड्यूक बना दिया है और वे अभी भी इसी तरह के विशेषाधिकारों का आनंद लेते हैं। अब मेरी बारी है। क्या आप एन किंगडम के सम्राट के पास नहीं जा रहे हैं? उसने अपनी आंखें झपकाते हुए बेतहाशा संकेत दिया। लिन बेईफान क्रोधित हो गया। सिर्फ 2 मिलियन टेल चांदी? मैंने तुम्हें बचाकर तुम्हारा उपकार किया है और तुम अभी भी और चाहते हो? चले जाओ और अपना ख्याल रखो। एक राज्य का सम्राट घबरा गया। महाराज, कृपया ऐसा न करें। हम ऐसे ही भूख से मर जाएंगे। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, न देश और न ही पैसा। अपने जीवन का आधा समय सम्राट रहने के कारण उनका परिवार भी विलासिता में रहा था तथा उन्हें बेहतरीन रेशम और उत्तम भोजन की आदत थी। आप उनसे पैसा कमाने के लिए कहते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि कैसे। उनकी पिछली स्थिति में आई भारी गिरावट असहनीय थी। यह ऐसी समस्या नहीं है जिसके बारे में मुझे चिंता करनी चाहिए, लिन बेईफान ने कहा। चिंतित सम्राट ने विनती की, आप वास्तव में मुझे अनदेखा नहीं कर सकते। रुको, मैं भी एक खजाने के बारे में जानता हूँ। लिन बेईफान क्रोधित हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे रहस्य रखने की? सम्राट और भी चिंतित हो गया। ऐसा नहीं है कि मैं इसे छिपाना चाहता हूँ, लेकिन मैं वास्तव में नहीं जानता कि यह खजाना क्या है या इसमें कितना है। मैं इसे प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसके बारे में बोलूँ या न बोलूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आन राज्य सम्राट ने कहानी का खुलासा किया। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस खजाने की खोज उनके पूर्वजों में से एक ने की थी। करीब 50 साल पहले वह पूर्वज मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेने के लिए पर्वत श्रृंखला के पार एक अभियान पर गया था। संयोग से हिंगडुआन पर्वत श्रृंखला के बीच में उसे एक मानव निर्मित गुफा मिली और बाहर जमीन पर सोने और चांदी के गहने बिखरे हुए थे। जिज्ञासा से प्रेरित होकर वह साहपूर्वक आगे बढ़ा। वह जितना अधिक गहराई में गया, उतना ही अधिक सोने और चांदी के खजाने जमीन पर बिखरे हुए थे। जब उसे लगा कि उसने खजाना पा लिया है, तो एक विशालकाय सांप ने उस पर हमला कर दिया। वह सांप बहुत ही क्रूर और डरावना था। उसका शरीर बहुत बड़ा था, उसकी त्वचा सख्त थी और मांस मोटा था, और वह जहरीली गैस भी उगल सकता था। उसका पूर्वज, जो पहले ही जन्मजात दायरे में आधा कदम रख चुका था, प्रतिद्वंद्वी द्वारा केवल 2 या 3 चालों में गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसके पास जल्दबाजी में पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हमारे पूर्वज ने वापस आकर इस संसार से जाने से पहले हमें इस बात की जानकारी दी थी। एन किंगडम सम्राट ने आह भरी। यह एन किंगडम शाही परिवार के भीतर भी एक शीर्ष रहस्य है जो केवल बाद के सम्राटों को ही पता था। हालांकि वह खजाना बहुत लुभावना है, लेकिन हमारे पूर्वज के अनुसार गुफा में रहने वाला विशाल सांप एस्ट्रल क्यू स्तर तक पहुंचने की आशंका है। इसलिए हालांकि हम लुभाए गए हैं, हमने जल्दबाजी में काम नहीं किया है। ये सुनने के बाद लिन बेईफान ने आन राज्य सम्राट को बर्खास्त करने के लिए अपना हाथ लहराया। उसने नपुंसक लियू को 2 मिलियन टेल चांदी वापस लेने का आदेश दिया। उसी समय खाली हाथ मास्टर को हेंगडुआन पर्वत में खजाने की जगह की जांच करने के लिए बुलाया गया था। 5 दिन बाद लियू नपुंसक 2 मिलियन टेल चांदी लेकर लौटा। खाली हाथ वाला मास्टर भी वापस आया, लेकिन वह बहुत दयनीय स्थिति में दिखाई दिया। कैसा रहा? क्या वहाँ कोई खजाना था? लिन बेईफान ने पूछा। खाली हाथ वाले मास्टर ने सिर हिलाया। वास्तव में वहाँ खजाने थे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, लगभग 10 लाख टेल चांदी के बराबर। ऐसा लगता है कि यह किसी शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा छोड़ा गया था जो वहां मर गया था, केवल अपने कंकाल के अवशेष छोड़ गया था। हालांकि मुझे वहां एक दुर्लभ खजाना मिला। इस बिंदु पर खाली हाथ मास्टर के चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। लिन बेईफान ने पूछा, कैसा खजाना? 9 आंखों वाला सफेद जैड कमलफली। खाली हाथ मास्टर की आंखें चमक उठीं।
उन्होंने लिन बेईफान की उलझन को देखा और तुरंत समझाया, ये स्वर्ग और पृथ्वी का एक पौराणिक खजाना है। मुझे नहीं पता था कि वास्तव में दुनिया में ऐसी कोई चीज़ मौजूद है। यह एक कमल की फली है जो सफ़ेद जैड की तरह दिखती है, लेकिन अंदर के बीज नेत्रगोलक के आकार के होते हैं और उनमें से कुल 9 होते हैं, इसलिए इसे 9 आंखों वाला सफ़ेद जैड कमल फली कहा जाता है। इसके निर्माण के लिए परिस्थितियां बहुत कठोर हैं और मुझे भी नहीं पता कि वे क्या हैं। मुझे बस इतना पता है कि इसके बीजों का असर असाधारण होता है, बिल्कुल रामबाण की तरह। इसे खाने के बाद कोई भी चोट, चाहे कितनी भी गंभीर क्यों न हो, ठीक हो जाएगी और अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाएगी। अगर कोई घायल नहीं है तो यह उसकी शक्ति को भी बढ़ा सकता है। लिन बेईफान आश्चर्यचकित था, ये बहुत बड़ा खजाना है, तुम इसे वापस क्यों नहीं लाए? मैं चाहता था, लेकिन 9 आंखों वाले सफ़ेद जेड लोड स्पॉट की रखवाली करने वाला एक विशालकाय सांप था जो किसी भी अन्य जानवर से अलग था। जैसा कि आपने कहा, यह तांबे और लोहे की दीवार की तरह विशाल और अभेद्य था और यह जहरीली गैस भी छिड़क सकता था, बेहद सतर्क। मैंने मुश्किल से अपना चेहरा दिखाया था जब उसने मुझे खोज लिया। ये बहुत शक्तिशाली था, निश्चित रूप से एस्ट्रल क्यूई के चरम स्तर पर। खाली हाथ मास्टर ने डरते हुए कहा, अगर मेरे पास उत्कृष्ट चाल कौशल और विभिन्न तरीके न होते तो मैं इसके चंगुल में फंस सकता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। खाली हाथ मास्टर के शब्दों को सुनने के बाद लिन बेईफान गहरी सोच में पड़ गया। उस गुफा में मौजूद सोने, चांदी और जवाहरात की कीमत केवल 10 लाख टेल थी और केवल 10 लाख टेल के लिए लोगों को भेजना जोखिम भरा था। हालांकि 9 आंखों वाला सफ़ेद जैड कमल का बीज अवश्य होना चाहिए। ये स्वर्ग और पृथ्वी का एक अत्यंत दुर्लभ खजाना था जो बिना चोट के भी चोटों को ठीक करने और क्षमताओं को बढ़ाने में सक्षम था। इस खजाने से वह कई विशेषज्ञों को तैयार कर सका। अब उसके पास लोगों की कमी नहीं थी, उसे विशेषज्ञों की जरूरत थी। हिंगडुआन पर्वत श्रृंखला वास्तव में ज़्यादा दूर नहीं थी, बल्कि ग्रेट जिया के दक्षिण में स्थित थी। यह एक विशाल और ऊंची पर्वत श्रृंखला थी जो हजारों मील तक फैली हुई थी। ये जंगली जानवरों से भरी हुई थी और यहाँ तक कि मार्शल कलाकारों के लिए भी इसे पार करना मुश्किल था। इसने दुनिया को लगभग 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया था, इसलिए इसका नाम इसी के अनुसार रखा गया था। हालांकि छिपे हुए खजाने का स्थान हिंगडुआन पर्वत श्रृंखला के दूसरी ओर था, जो कि महान यान साम्राज्य का क्षेत्र था। लिन बेईफान ने कहा, ऐसा लगता है कि मुझे एक बार फिर इस कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। उन्होंने एम्पायर सैंडबॉक्स का शुभारंभ किया और हिंगडुआन पर्वत श्रृंखला की ओर बढ़ते हुए ईश्वर के हाथ का प्रयोग किया। 2 दिन बाद एक जनरल रिपोर्ट देने के लिए जल्दी से अदालत में वापस आया। महामहिम को रिपोर्ट करें, परसों की शाम को हिंगडुआन पर्वत श्रृंखला में जबरदस्त उथल-पुथल हुई, मानो धरती के नीचे कोई ड्रैगन पलट गया हो। पहाड़ फट गया, जिससे एक पार करने योग्य दरार दिखाई दी। मैंने लोगों को जांच के लिए भेजा और पता चला कि ये दरार वास्तव में विपरीत दिशा में महान यान साम्राज्य की ओर जाती है। अधिकारी बहुत चिंतित थे, क्या हिंगडुआन पर्वत श्रृंखला का उल्लंघन हो गया है? हर कोई जानता था कि हिंगडुआन पर्वत श्रृंखला का उल्लंघन करने का क्या मतलब है। लंबे समय तक महान जिया साम्राज्य और महान यान साम्राज्य पड़ोसी थे, लेकिन हिंगडुआन पर्वत श्रृंखला की बाधा के कारण दोनों देश अपनी निकटता के बावजूद हमेशा शांतिपूर्ण ढंग से सहअस्तित्व में रहे थे। लेकिन अब हिंगडुआन पर्वत श्रृंखला का उल्लंघन हो चुका था। इसका मतलब ये था कि दोनों देशों के बीच टकराव शुरू हो सकता है। महान यान साम्राज्य एक स्थापित महान साम्राज्य था जो महान जिया से कहीं अधिक शक्तिशाली था। यदि दोनों देश संघर्ष में उलझे तो यह निश्चित था कि ग्रेट जिया को नुकसान होगा। सभी लोग चिंतित हो गए। लिन बेईफान जोर से हंसने लगे, मेरे साथी मंत्रियों, आप किस बात की चिंता कर रहे हैं? यह एक बढ़िया अवसर है। एक अवसर? हर कोई हैरान था। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मिटलर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 93.1। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C93.1 एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 93.1। बेशक यह एक अवसर है, लिन बेईफान ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे साथी मंत्रियों, इसके बारे में सोचो। हिंगडुआन पर्वत श्रृंखला ग्रेट यान किंगडम के ठीक सामने है। हम अपनी सेना को सीधे आगे ले जा सकते हैं, शहरों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और अपने क्षेत्र का विस्तार कर सकते हैं। नागरिक और सैन्य अधिकारी बहुत घबरा गए और सम्राट को मनाने के प्रयास में बोलने लगे। महाराज, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। चाहे राष्ट्रीय शक्ति हो या सैन्य शक्ति, ग्रेट यान किंगडम हमसे ज़्यादा शक्तिशाली है। अगर हम उन्हें समय से पहले भड़काते हैं तो इससे दोनों देशों के बीच विवाद हो सकता है। जब 2 बाघ लड़ते हैं तो एक को चोट लगना तय है और बहुत संभावना है कि वह हमारा ग्रेट जिया होगा। उन्हें भड़काने से पहले थोड़ा और विकास करें। इसके अलावा हिंगडुआन पर्वत श्रृंखला को पार करने का मतलब है काफ़ी दूरी। अपने क्षेत्र में लड़ने के लाभ के बिना हमारी जीत की संभावना अधिक नहीं है।
आपूर्ति के मुद्दे के साथ इस लड़ाई को जीतने की हमारी संभावना बहुत कम है, ये बस टिकाऊ नहीं है। इसके अलावा जब हम उन पर आक्रमण करेंगे और उनकी भूमि पर विजय प्राप्त करेंगे तो महान यान साम्राज्य मूक दर्शक बनकर नहीं बैठेगा, वे निश्चित रूप से एक मजबूत सेना भेजेंगे। महाराज, हमें कार्य करने से पहले 3 बार सोचना चाहिए। मंत्रीगण, मेरा आपसे एक प्रश्न है, लिन बेईफान ने खांसते हुए कहा। अगर हम ग्रेट यान को इस मार्ग के बारे में बता दें तो क्या आपको लगता है कि वे हम पर हमला करने के लिए सेना भेजेंगे? अधिकारीगण निराशा से एक दूसरे की ओर देखने लगे। आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पहले से ही पता है कि वे निश्चित रूप से ऐसा करेंगे। लिन बेईफान ने जोर देकर कहा, क्योंकि ग्रेट यान महान राज्यों, यहाँ तक कि साम्राज्यों से घिरा हुआ है, इसलिए उनके पास अब बाहर की ओर विस्तार करने की क्षमता नहीं है। हालांकि ग्रेट यान के सम्राट महत्वाकांक्षी हैं, इसलिए एक बार जब वे इस गुप्त मार्ग की खोज करते हैं तो वे निश्चित रूप से अपने सैनिकों को इकट्ठा करेंगे और हम पर हमला करने के लिए हिंगडुआन पर्वत श्रृंखला को पार करेंगे। चूंकि हम, महान ज़िया, उनसे कमज़ोर हैं, महानयान, वे केवल हम पर ही हमला कर सकते हैं। तो क्या हमें पहले हमला करके बढ़त हासिल नहीं करनी चाहिए? भले ही हम उनकी ज़मीन न ले पाएं, फिर भी कुछ संसाधनों पर कब्जा करना फ़ायदेमंद रहेगा। क्या आप सहमत नहीं हैं? अधिकारियों ने एक बार फिर अनिश्चितता भरी नज़रों का आदान प्रदान किया। उन्हें कहना होगा कि लिन बेईफान की बात में काफ़ी दम है, वे कुछ हद तक उसके तर्क से सहमत हैं। जनरल लियू, क्या दूसरी तरफ के लोगों ने इस गुप्त मार्ग की खोज कर ली है? महामहिम को रिपोर्ट करते हुए, जब पृथ्वी ड्रैगन पलटा, मैं गश्त पर था और इस स्थिति का पता चलने पर तुरंत लोगों को जांच के लिए भेजा। इस तरह हमें पता चला कि गुप्त मार्ग ग्रेट यान की ओर जाता है। मैंने तुरंत महामहिम को स्थिति की सूचना दी। ग्रेट यान को शायद अभी तक पता नहीं है, लेकिन कुछ दिनों में यह अनिश्चित है। ये सही है। लिन बेईफान ने ताली बजाई और हंसे। हमें उन्हें आश्चर्यचकित करना चाहिए इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया दें। तभी हम सबसे अधिक लाभ और फायदे प्राप्त कर सकते हैं। वांग जिनहाई, अपना फरमान प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ो। वांग जिनहाई, हाल ही में ग्रेट ज़िया से आत्मसमर्पण करने वाले इन्नेट मास्टर, मूल रूप से एन किंगडम के कमांडर थे। आपका अधीनस्थ यहाँ है। वांग जिनहाई ने आगे बढ़कर जोर से जवाब दिया। मैं तुम्हें दक्षिणी अभियान का सेनापति बनने का आदेश देता हूँ और 200,000 सैनिकों का नेतृत्व करते हुए ट्रांसवर्स माउंटेन रेंज के पार ग्रेट यान पर हमला करने के लिए जाओ। जल्दी करो, शहरों को जीतो और रास्ते में पड़ने वाले इलाकों पर कब्जा करो और मेरे लिए सभी कीमती सामान लूट लो। आपका सेवक आदेश का पालन करता है, वांग जिनहाई ने बड़ी खुशी से कहा। ग्रेट ज़िया में शामिल होने और सैनिकों का नेतृत्व करने का ऐसा दुर्लभ अवसर प्राप्त करने के बाद उसे अच्छा प्रदर्शन करना होगा। सुबह के कोर्ट सत्र के बाद लिन बेईफान ने इन्नेट मास्टर्स के एक समूह को बुलाया, जिसमें वाइन्सवॉर्ड इमोर्टल, एम्पहैंड मास्टर, चाई युक्सिन और बाईजू शामिल थे। लिन बेईफान ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, मैंने स्वर्ग और पृथ्वी का एक महान खजाना खोजा है, 9 आंखों वाला सफ़ेद जेड लोड स्पॉड। इस वस्तु के कई प्रभाव हैं, लेकिन यह एक विशाल सर्प द्वारा संरक्षित है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सर्प को मार दें और खजाना वापस पालें। खाली हाथ मास्टर को पहले से ही विशिष्ट स्थान पता है, बस उसका अनुसरण करें। आपके आदेश से, महाराज, समूह ने जवाब दिया। लेकिन महाराज, वह विशाल सर्प अत्यंत क्रूर है, जिसमें एस्ट्रल क्यूई के शिखर की शक्ति है। हमारी क्षमताओं के साथ मुझे डर है कि खाली हाथ मास्टर ने अपनी चिंता व्यक्त की है। लिन बेईफान ने मुस्कुराते हुए कहा, निश्चिंत रहो, मैंने पहले ही अपने दोस्त से मदद मांग ली है। जब समय आएगा तो वह हमारी मदद करेगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। सभी ने चुपके से राहत की सांस ली। सुरक्षा के लिए तलवारबाजी के विशेषज्ञ की मौजूदगी ने उन्हें ज्यादा सहज महसूस कराया। आप सभी को दक्षिणी अभियान सेना के साथ रवाना होना चाहिए। अगली सुबह सभी लोग निकल पड़े। 3 दिन के बाद वांग जिनहाई ने सेना का नेतृत्व करते हुए हिंगडुआन पर्वत श्रृंखला को पार कर ग्रेट यान के क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था। हिंगडुआन पर्वत श्रृंखला में ग्रेट यान के नागरिक बड़ी सेना के अचानक आगमन से चकित रह गए। यह विशाल सेना कहाँ से आई? इतने सारे सैनिक, वे कहाँ से आए? वे हमें मारने आ रहे हैं। मदद करो, जल्दी से शहर के द्वार बंद करो। जल्दी से शाही दरबार से मदद मंगवाओ। यद्यपि शहर के द्वार पूरी तरह से बंद थे, फिर भी वे एक जनजात स्वामी के नेतृत्व वाली विशाल सेना को कैसे रोक सकते थे? दक्षिणी अभियान के जनरल वांग जिनहाई ने व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की और शहर के द्वार एक पल में तोड़ दिए गए। शहर के द्वार पर खड़े होकर, तलवार खींचे और घोड़े पर सवार वांग जिनहाई ने घोषणा की, तुम सब मेरे पीछे शहर में आओ। शहर को लूटो, हर कीमती चीज लूट लो। अगर कोई विरोध करे तो उस पर दया मत करो। हाँ जनरल, महान ज़िया की शक्तिशाली सेना शहर में घुस आए। इस बीच जब वे सतह को छान रहे थे, लिन बेईफान उसके नीचे छान रहा था। वास्तव में जमीन के नीचे एक सोने की खान है, जो बिल्कुल भी बुरी नहीं है। कोयला संसाधन काफी प्रचुर हैं, उन्हें हटा दो। और यह बड़ी लोहे की खदान, अब ये भी मेरी है। हाँ, मैं फिर से भाग्य बनाने वाला हूँ। कभी कभी वह किसी चूक की जांच करने के लिए जमीन की छानबीन करने में भी मदद करता है।
ये प्रीफेक्ट वास्तव में भ्रष्ट है। इसने 200,000 टन चांदी जमीन के अंदर छिपा रखी है। यह मेरे लिए अप्रत्याशित लाभ है। ये धनी व्यापारी स्पष्ट रूप से अपनी पत्नी के अधीन है, यहाँ तक कि उसने थोड़ा सा सोना भी छिपा रखा है जो अब मेरा है। यह क्या है? डाकुओं का ठिकाना। तुम्हारी बेईमानी से कमाई गई रकम अब मेरी है। कोई भी मूल्यवान वस्तु उसकी विवेकपूर्ण दृष्टि से बच नहीं सकती थी। वांग जिनहाई के नेतृत्व में ग्रेट यान के शहर एक के बाद एक गिर गए और लिन बेइफान की जेबें लगातार मोटी होती गईं। इस समय लिन बेइफान ने अपना ध्यान हिंगडुआन पर्वत श्रृंखला की ओर लगाया, क्योंकि खाली हाथ मास्टर और अन्य लोग पहले ही खजाने वाली जगह पर पहुंच चुके थे। आप सभी को बहुत सावधान रहना चाहिए। वह विशाल सर्प 7 से 8 झांग लंबा है, जिसका सिर लालटेन से भी बड़ा है और वह बहुत भयंकर है। इसकी त्वचा तांबे और लोहे की दीवार की तरह है। तलवारें और चाकू इसे काट नहीं सकते। इसके अलावा इसमें बहुत ताकत है और यह जहरीली गैस छोड़ सकता है, खासकर गैस ये चट्टान को खराब कर सकती है। आपको इससे दूषित नहीं होना चाहिए। गुफा के सामने पहुंचकर खाली हाथ मास्टर ने अपनी गंभीर चेतावनी दी। ठीक है, सावधान रहना। सभी ने गंभीर भाव से सिर हिलाया। अपनी रणनीति पर चर्चा करने के बाद समूह ने फैसला किया कि उनमें से सबसे शक्तिशाली वाइन स्वॉर्ड इमोर्टल हमले का नेतृत्व करेगा। चायुक्सिन और बाइजू क्रमशः बाएं और दाएं किनारों पर समर्थन प्रदान करेंगे, जबकि खाली हाथ मास्टर पीछे की ओर रहेगा, 9 आंखों वाले सफेद जेड लॉर्ड स्पॉट को चुराने का अवसर तलाशते हुए। जब सब कुछ तैयार हो गया तो वे चारों गुफा में घुस गए। एड्स बाय पब फ्यूचर हिस विशालकाय सांप ने तुरंत प्रतिक्रिया की। उसने तुरंत उनकी उपस्थिति को भांप लिया और अपनी कांटेदार जीभ बाहर निकाली तथा उसका चेहरा भयंकर गुर्राहट के साथ मुड़ गया। बिना किसी हिचकिचाहट के वाइन स्वॉर्ड इमोर्टल ने अपनी तलवार नीचे कर दी। स्लैश। तलवार क्यूई बड़ी गुफा को रोशन कर दिया। हालांकि तलवार ने विशालकाय सर्प पर कोई खरोंच नहीं छोड़ी, बल्कि उसकी क्रूरता और भड़क उठी। उसके विशाल जबड़े खुलते ही जहर की धार फूट पड़ी। हमें जल्दी से भागने की जरूरत है। विष से बचकर भीषण युद्ध जारी रहा। इस प्रकार एक कप चाय पीने में लगने वाला समय बीत गया और वे चारों उस विशालकाय सर्प से लड़े, जो अभी भी नुकसान में था और खतरे से घिरा हुआ था। जहां तक 9 आंखों वाले सफेद जेड लॉर्ड स्पॉट का सवाल है, तो उन्होंने इसकी एक झलक भी नहीं देखी थी। लिन बेइफान ने और अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहा और शून्य के माध्यम से तलवार से प्रहार किया। झनकार। ऐसा लग रहा था जैसे वह तलवार स्वर्ग से उतरकर सीधे उस विशाल सांप के सिर पर वार कर रही हो। सर्प ने पीड़ा और शोक से भरी चीख निकाली और अपने शरीर से नीचे गिर पड़ा तथा संघर्ष करते हुए धीरे धीरे मर गया। चारों दर्शकों ने जोर से सांस ली। कितना शक्तिशाली प्रहार था। उन चारों ने मिलकर सेना बना ली थी, फिर भी वे उस विशालकाय सर्प को खरोंच भी नहीं सके। और फिर भी दूसरे पक्ष ने अपना चेहरा भी नहीं दिखाया था। एक ही वार में उन्होंने सर्प का सिर धड़ से अलग कर दिया था। एक ही तलवार के वार से उसने एस्ट्रल क्यूई के शिखर पर एक विशालकाय सांप को मार गिराया। तलवार के रास्ते में इस वरिष्ठ की ताकत, भले ही वह ग्रैंड मास्टर न हो, करीब ही होगी। वाइन स्वॉर्ड इमोर्टल ने बड़े आश्चर्य से कहा। सभी ने सहमति में सिर हिलाया और इसे बहुत उचित पाया। फिर वे एक पंक्ति में खड़े हो गए, शून्य की ओर मुंह करके, और गहरे सिर पर सलामी दी। वरिष्ठ, आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर और यह सोचकर कि वरिष्ठ व्यक्ति चले गए हैं, वे सीधे खड़े हुए और गुफा की गहराई की ओर चल पड़े। गुफा की गहराई में एक सफेद जेड जैसा कमल का फूल चुपचाप बढ़ रहा था, जो एक हल्की चमक उत्सर्जित कर रहा था, धीरे धीरे गुफा को रोशन कर रहा था, जिससे ये बहुत सुंदर लग रही थी। हालांकि फली पर नेत्रगोलक के आकार वाले कमल के बीज भी एक अजीब सी अनुभूति देते थे। ये 9 आंखों वाला सफेद जेड लॉर्ड स्पॉट है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का पौराणिक खजाना है। इसके बीजों में चमत्कारी प्रभाव होते हैं। अगर कोई घायल हो तो वे चोटों को ठीक करते हैं, और अगर कोई घायल नहीं है तो क्षमताओं को बढ़ाते हैं। यह अनगिनत नदियों और झीलों के योद्धाओं द्वारा प्रतिष्ठित खजाना है। जुनूनी खाली हाथ मास्टर ने कहा, मैंने बहुत सारे खजाने चुराए हैं, लेकिन कोई भी इसकी तुलना नहीं कर सकता है। ये देखने में तो बहुत अच्छी चीज लगती है, लेकिन ये बीज तो इंसानी आंखों की तरह दिखते हैं। वाइन स्वॉर्ड इमोर्टल ने वाइन का घूंट लेने के बाद हल्के से टिप्पणी की। बहुत हो गई बात, महाराज अधीर हो रहे हैं। चलो जल्दी से इसे उठाकर अपने साथ ले चलते हैं। चायुक्सिन ने आग्रह किया। खाली हाथ वाले मास्टर ने सफेद जेड से बना एक बॉक्स निकाला और ध्यान से 9 आंखों वाले सफेद जेड कमल की फली को उठाया, फिर गुफा से बाहर निकल गए। रुको, ये सांप भी एक खजाना है। खाली हाथ वाले मास्टर की आंखें चमक उठी जब उन्होंने कहा, इस सांप की खाल का इस्तेमाल कवच बनाने के लिए किया जा सकता है, नुकीले दांतों और हड्डियों का इस्तेमाल हथियार बनाने के लिए किया जा सकता है, और खून पीकर यिन और यांग को पोषण दिया जा सकता है, और सांप का मांस खाया जा सकता है। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि शरीर के लिए भी फायदेमंद है। तुम क्यों हिचकिचा रहे हो? ये सांप भी ले लो, और यहाँ का सोना, चांदी और जवाहरात भी नजरअंदाज मत करना। इस प्रकार सभी लोग लूट के माल से लदे हुए लौटे। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मिटलर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ।
उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 93.2। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 93.2 एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 93.2। इस समय तक ये खबर कि महान जिया आक्रमण करने के लिए सैनिकों का नेतृत्व कर रहा है, पहले ही महान यान शाही दरबार तक पहुंच चुकी थी। महान यान सम्राट गरजते हुए चिल्लाया, तुम सबको देखो। एक रहस्यमयी सेना अचानक मेरे क्षेत्र में घुस आए, लूटपाट और कत्लेआम मचाने लगी, और तुम्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। वे दंड से मुक्त होकर काम करते हैं और तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। अधिकारी डर से कांप उठे। उनमें से ग्रैंड जनरल बोला, महाराज कृपया अपना गुस्सा शांत करें। घटना इतनी अचानक हुई कि हम बिल्कुल तैयार नहीं थे। हालांकि हम आसपास के देशों पर नजर रख रहे थे और कोई सैन्य हलचल नहीं हुई थी। फिर ये सेना कहाँ से आए? सम्राट ने क्रोधित होकर पूछा। महामहिम, हमने जो जानकारी एकत्र की है उसके अनुसार वे महान जिया के सैनिक होने चाहिए। महान जिया सैनिकों? महान यान सम्राट चौंक गए। हम महान जिया से हिंगडुआन पर्वत श्रृंखला द्वारा अलग हैं, जो ऊंची और खड़ी है, खतरनाक सड़कें हैं और जंगली जानवरों से भरी हुई हैं, जैसे कि एक प्राकृतिक खाई हो। वे इसे पार करने में कैसे कामयाब हुए? महाराज, मैंने जांच के लिए लोगों को भेज दिया है और हमें शीघ्र ही समाचार मिल जाएगा। 1 घंटे बाद एक सैनिक ने बताया कि हिंगडुआन पर्वत श्रृंखला में एक गुप्त मार्ग की खोज की गई है, जो संभवतः पृथ्वी के ड्रैगन के स्थानांतरण द्वारा बनाया गया था। वहां से एक बड़ी सेना के गुजरने के निशान थे। महामहिम, यह जरूर ग्रेट जिया सेना ही थी जो वहां से गुजरी थी। उन्होंने हमारी कम तैयारी का फायदा उठाते हुए अचानक हमला किया, शहरों और जमीनों पर कब्जा किया, जलाया, मारा और लूटपाट की। ये वाकई घिनौना है, ग्रैंड जनरल ने दांत पीसते हुए कहा। सचमुच घृणित। महान यान सम्राट ने जोर से सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में उत्साह की चमक चमक उठी। वह हमेशा महत्वाकांक्षी रहे थे तथा क्षेत्र का विस्तार करने और ग्रेट यान की राष्ट्रीय शक्ति को मजबूत करने की आशा रखते थे। हालांकि आसपास के राजवंश और महान साम्राज्य भी उसके अपने राजवंश से कम शक्तिशाली नहीं थे और उनके साथ युद्ध करने से आपसी विनाश ही होता। इसलिए यह विचार हमेशा उसके दिल में दबा रहता था। लेकिन अब इस मार्ग के उद्भव ने उन्हें एक अवसर प्रदान किया। यदि महान जिया उन पर हमला कर सकता था, तो वह जवाबी हमला क्यों नहीं कर सकता था? ग्रेट जिया, एक नवप्रवर्तित महान साम्राज्य, उनके ग्रेट यान से कहीं अधिक हीन था। वह निश्चित रूप से अपनी सेना का नेतृत्व कर अपने क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर सकता था और उसका विस्तार कर सकता था, जिससे उसकी महत्वाकांक्षा पूरी हो सकती थी। जितना अधिक महान यान सम्राट ने इसके बारे में सोचा, उतना ही वह उत्साहित हो गया और उसने जोर से कहा, महान जिया ने हमारी भूमि पर अतिक्रमण करने और हमारे संसाधनों को छीनने की हिम्मत की। उनके कार्य डाकुओं के समान हैं। ग्रैंड जनरल, मैं अब आपको महान जिया की ताकतों को दबाने के लिए तुरंत 500,000 की सेना का नेतृत्व करने का आदेश देता हूं, और साथ ही महान जिया के खिलाफ उत्तरी अभियान शुरू करने के लिए हिंगडुआन पर्वत श्रृंखला को पार करता हूं, ताकि उन्हें हमारे महान यान को अपमानित करने के परिणामों का पता चल सके। मैं आदेश का पालन करूंगा। ग्रैंड जनरल ने आदेश स्वीकार कर लिया। इसके बाद वह सैनिकों को इकट्ठा करने के लिए चले गए और 500,000 की शक्तिशाली सेना का नेतृत्व करते हुए हिंगडुआन पर्वत श्रृंखला की ओर एक भव्य मार्च किया। इस समय तक महान जिया सेना ने पहले ही 10 शहरों पर कब्जा कर लिया था और अनगिनत खजाने जब्त कर लिए थे। लिन बेइफान ने एम्पायर सैंडबॉक्स पर डेटा की जांच की। एड्स बाय पब फ्यूचर। एम्पायर सैंडबॉक्स मध्यवर्ती स्तर। प्रादेशिक क्षेत्र 780,000 वर्ग मील। कृषि योग्य भूमि 520,000 वर्ग मील। घरेलू संसाधन 192 मिलियन टेल, 4 लौह खदानें, 5 कोयला खदानें, 2 तांबे की खदानें। जनसंख्या 8.82 मिलियन। धनी लोग 2%, आम लोग 46%, गरीब लोग 52%। सैन्य शक्ति 800,808 विशेषज्ञ, 350 मार्शल कलाकार। व्यापक राष्ट्रीय शक्ति 1450। महान साम्राज्य स्तर। डिंग, खिलाड़ियों की राष्ट्रीय शक्ति वृद्धि के कारण आपकी ताकत भी उसी के अनुसार बढ़ गई है। आपको ट्विन स्लीव्स ग्रीन स्नैक से पुरस्कृत किया जाता है। ट्विन स्लीव्स ग्रीन स्नैक एक तलवार तकनीक है जिसे एक पूर्व तलवार भगवान ने बनाया था। ये तलवार की मंशा और चाल राजसी और भारी ड्रैगन की तरह आगे बढ़ने पर जोर देती है। ये तलवार की तकनीक का प्रतीक है जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। लिन बेइफान ने अपनी आंखें बंद कर लीं और तलवार की तकनीक का सार समझने लगा। यह अवश्य कहा जाना चाहिए कि यह तलवार तकनीक वास्तव में भयानक है। ये 10,000 तलवारों की वापसी या पवित्र आत्मा की 23वीं तलवार से किसी भी तरह से कमतर नहीं है। लिन बेइफान अपने अधिग्रहण से बेहद संतुष्ट थे। ग्रेट यान ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है, पीछे हटने का समय आ गया है। लिन बेइफान की याद दिलाने की आवश्यकता के बिना ही अग्रिम पंक्ति में मौजूद वांग जिन्हाई को पहले ही सूचित कर दिया गया था कि ग्रेट यान 500,000 की सेना का नेतृत्व करते हुए हमला करने जा रहा है।
यह उनका घरेलू मैदान था और उनकी भारी संख्या के कारण लड़ाई जारी रखने में जीत की कोई संभावना नहीं थी, इसलिए उन्होंने पीछे हटने का आदेश जारी करने में संकोच नहीं किया। वे हेंगडुआन पर्वत श्रृंखला के मार्ग से ग्रेट जिया की ओर वापस चले गए। फिर अपने सैनिकों का नेतृत्व करते हुए उन्होंने मार्ग को अवरुद्ध कर दिया, जिससे उनका आगे बढ़ना बंद हो गया। ग्रेट यान के ग्रैंड जनरल ने अपने सैनिकों का नेतृत्व करते हुए मार्ग की ओर बढ़ना जारी रखा। महान यान के लोगों, महान जिया ने हमारी भूमि पर आक्रमण किया है, हमारी संपत्ति लूटी है, ये देवताओं और मनुष्यों दोनों के लिए अपमानजनक है, स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा असहनीय है। अब युद्ध में मेरे साथ चलो। गौरव प्राप्त करने और अपनी विरासत स्थापित करने का समय आ गया है। ग्रैंड जनरल ने अपनी तलवार ऊंची उठाई और हमले का नेतृत्व किया। महान यान की सेना जोरदार गर्जना करते हुए पीछे पीछे आ रही थी। मैंने तुम्हारे साथ खेलना बंद कर दिया है, लिन बेईफान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, एक बार फिर भगवान के हाथ का इस्तेमाल करते हुए। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट, पर्वत श्रृंखला कांप उठी और गड़गड़ाहट जैसी आवाजें निकलने लगीं। असंख्य जंगली जानवर अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए निकल पड़े। ग्रैंड जनरल का चेहरा अचानक बदल गया। ये बुरा है। पृथ्वी ड्रैगन फिर से पलट रहा है। हर कोई जल्दी से पीछे हट जाता है, एक खुले और सुरक्षित क्षेत्र में पीछे हट जाता है। ग्रैंड जनरल के आह्वान पर सभी लोग पागलों की तरह वापस भागे। एड्स बाय पब फ्यूचर, भागो, पृथ्वी ड्रैगन फिर से पलट रहा है। अगर हम अब नहीं भागे तो हम अपनी जान गंवा देंगे। और तेज दौड़ो, और भी तेज। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट, भूकंप की आवाज तेज और तेज होती गई। तभी धरती हिल गई, पहाड़ कांप उठे, चट्टानें गिरने लगी, मानो दुनिया का अंत हो गया हो। वे अभी भागे ही थे कि भूकंप से बना रास्ता धीरे धीरे बंद होने लगा। महान यान सेनापति और उसके सैनिक सीलबंद मार्ग की ओर देखते रहे, एक दूसरे को देखते रहे। वे रोना चाहते थे लेकिन आंसू नहीं बहा पा रहे थे। अब क्या करें? आगे कोई रास्ता नहीं है। क्या हम अब भी लड़ते रहेंगे? जनरल, कुछ तो बोलो। यह अचानक हुआ युद्ध पूरे देश में तेजी से फैल गया, जिससे हर कोई स्तब्ध और अविश्वास में पड़ गया। लोग कह रहे हैं कि ग्रेट जिया किंगडम और ग्रेट यान किंगडम के बीच वास्तव में युद्ध हो गया है। क्या वे हेंगडुआन पर्वत श्रृंखला से अलग नहीं हैं? उन्होंने लड़ाई कैसे शुरू की? ऐसा कहा जाता है कि धरती का ड्रैगन पलट गया, जिससे हेंगडुआन पर्वत श्रृंखला के बीच से एक मार्ग बन गया। इसलिए ग्रेट जिया ने सैनिकों को भेजकर रास्ते में लूटपाट की। छापे के बाद वे जल्दी से पीछे हट गए। ग्रेट यान बदला लेना चाहता था, लेकिन जब उन्होंने अपनी सेना भेजी तो पृथ्वी ड्रैगन फिर से पलट गया, जिससे हेंगडुआन पर्वत श्रृंखला बंद हो गई और मार्ग गायब हो गया। ये लड़ाई बहुत ही विचित्र है। ऐसा लगता है मानो स्वर्ग विशेष रूप से ग्रेट जिया की सहायता कर रहा था। वाकई यह अजीब है। ग्रेट जिया ने खूब लूट मचाई, लेकिन ग्रेट यान किंगडम को बहुत अन्यायपूर्ण तरीके से नुकसान उठाना पड़ा। उन्हें मुंह पर तमाचा मारा गया और वे अपना बदला भी नहीं ले पाए। हाँ, अगर मैं महान यान सम्राट होता तो मैं निश्चित रूप से क्रोधित होता। वह बदकिस्मत लड़का, हाँ। इस समय महान यान सम्राट वास्तव में बहुत क्रोधित थे। उसे ग्रेट जिया ने बिना किसी कारण के लूट लिया था और वह अपना बदला भी नहीं ले सका। वह असहाय होकर केवल देख सकता था कि कैसे दूसरी पार्टी ढेर सारा सोना, चांदी और जवाहरात लेकर भाग गई। अब वह पूरी दुनिया में हंसी का पात्र बन गया था। अपने पूरे जीवन में उसे इतनी बड़ी क्षति कभी नहीं हुई थी। वह इतना क्रोधित था कि उसे लगा कि वह फट जाएगा। अपने दांत पीसते हुए उसने कसम खाई, महान जिया, तुम बस मेरा इंतजार करो। अगर मैं इसका बदला नहीं लूंगा तो मैं कसम खाता हूं कि मैं अब इंसान नहीं रहूंगा। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मिटलर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 94.1। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C94.1 एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 94.1। 3 दिन बाद एम्प्ट हैंड मास्टर और उनका समूह राजधानी शहर में लौट आया। महाराज, ये स्वर्ग और पृथ्वी का पौराणिक खजाना है। 9 आंखों वाला सफेद जेड कमलफली। लिन बेईफान ने खाली हाथ मास्टर के हाथों से जेड बॉक्स लिया, इसे खोला और अंदर के खजाने की सावधानीपूर्वक जांच की। आश्चर्य में कहा, यह अजीब चीज वास्तव में अद्भुत है। पूरा कमल का फल सफेद जेड की तरह चमक रहा था, जो पवित्रता की आभा बिखेर रहा था। हालांकि कमल के बीज नेत्रगोलक के समान थे और चाहे कोई जिस दिशा में देखे, वे 9 बीज आपको घूरते प्रतीत होते थे, जिससे एक भयानक और डरावना दृश्य उत्पन्न होता था। यह न केवल चमत्कारी है, बल्कि इसके कई प्रभाव भी हैं। यह उन लोगों की चोटों को ठीक करता है जो चोटिल हैं और उन लोगों की क्षमताओं को बढ़ाता है जो नहीं हैं, और यहाँ तक कि अगर आप इसे पीसकर पाउडर बनाते हैं और चेहरे पर लगाते हैं तो इसमें सौंदर्यवर्धक गुण होते हैं। सच में यह मार्शल दुनिया का खजाना है। खाली हाथ मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या अद्भुत वस्तु है, और अद्भुत वस्तुओं का उपयोग किया जाना चाहिए।
लिन बेईफान ने फली से एक कमल का बीज तोड़ा और उसे अपने पास बैठे लियू यूनुच को देते हुए मुस्कुराते हुए कहा, इन वर्षों में लियू यूनुच ने मेरी बहुत सेवा की है, पर्दे के पीछे और सामने दोनों जगह अथक परिश्रम किया है और बहुत ही योग्यता के साथ। इसलिए ये पहला कमल का बीज यूनुच को दिया जाता है। शाही इनाम के लिए धन्यवाद महाराज। लियू यूनुच ने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे स्वीकार कर लिया। सबसे पहले ये सम्राट के विश्वास और स्नेह का प्रतीक था। दूसरा, इस कमल बीज का सेवन करने के बाद व्यक्ति की शक्ति बढ़ जाएगी, जिससे वह आपकी महामुहिम की बेहतर सुरक्षा कर सकेगा। हर कोई लियू नपुंसक को ईर्ष्या से देख रहा था। खाली हाथ मास्टर ने ईर्ष्या से कहा, लियू यूनुच कई वर्षों से इनेट ट्रू क्यूई स्तर में डूबा हुआ है, लेकिन उसकी उम्र के कारण उसकी क्षमता समाप्त हो गई है और उसके पास इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। हालांकि इस कमल के बीज को खाने के बाद यह उसके शरीर के भीतर क्यूई और रक्त को उत्तेजित कर सकता है, जिससे उसे जीवन का एक नया पट्टा मिल सकता है और उसके लिए एक शानदार मौका है कि वह इससे बाहर निकलकर एक एस्ट्रल क्यूई स्तर का विशेषज्ञ बन जाए। लियू नपुंसक खुशी से हंसा, अगर मैं तोड़ने में कामयाब रहा तो मैं सभी को एक पे का इलाज करूंगा। सहमत, यह एक सौदा है। सभी लोग दिल खोलकर हंसे। लिन बेईफान ने दूसरे और तीसरे कमल के बीज तोड़ लिए, लेकिन फिर भी उन्हें लियू नपुंसक को सौंप दिया। हिजड़े, कृपया ये 2 कमल के बीज चाचा चाय और चाचा शियाओ को दे दो। वे अपने जीवन के अधिकांश समय महान शिया के लिए काम करते रहे हैं, अपना पूरा अस्तित्व राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। ये कमल के बीज उनके साथ साझा करने के हकदार हैं। हाँ महाराज। खोजे लियू ने कमल के 2 बीज ले लिए। इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। वे दोनों बुजुर्ग लिन बेईफान के वरिष्ठ थे, उनके प्रति वफादार थे और देश के लिए इतना योगदान दिया था, उनके लिए ऐसा पुरस्कार प्राप्त करना उचित और उचित था। महाराज, अपने पिता और अंकल शियाओ की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, चाय युक्सिन ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। जहाँ तक चौथे कमल के बीज का प्रश्न है, लिन बेईफान ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो तुम्हें ही मिलेगा युक्सिन। आखिरकार तुम हमारे देश के एक जनरल हो जिसके पास कई सैनिक हैं, एक तरह से तुम एक नामात्र के सरदार हो। अगर तुम्हारी ताकत अपर्याप्त है तो ये बहुत शर्मनाक होगा। मुझे भी एक मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। चाय युक्सिन ने खुशी खुशी कमल का बीज स्वीकार कर लिया। इस संबंध में किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। चाय युक्सिन अब वास्तव में ग्रेट जिया का सबसे बड़ा सेनापति था, न केवल कई खूबियों के साथ बल्कि महान ताकत के साथ भी। इसके अलावा महामहिम के साथ अपने रिश्ते को देखते हुए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसे ऐसा इनाम मिला। जहां तक इस 5वें कमल के बीज का प्रश्न है, एड्स बाय पब फ्यूचर, वहां उपस्थित सभी लोगों की आश्चर्यचकित निगाहों के सामने लिन बेईफान ने इसे बाईजू के हाथों में रख दिया। बाईजू ने हैरान और परेशान होकर कहा, महाराज ऐसा क्यों है? लिन बेईफान ने मुस्कुराते हुए कहा, बाईजू, तुम्हारी ताकत अब सच्चे क्यूई स्तर के शिखर पर पहुंच गई है, जो एस्ट्रल क्यूई स्तर से बस एक कदम दूर है। ये कमल का बीज तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगा। एक बार तुम्हारी ताकत बढ़ गई तो तुम मेरी और भी बेहतर सेवा कर पाओगे, और अधिक ताकत के साथ क्या बदला लेने की तुम्हारी संभावनाएं भी नहीं बढ़ेंगी। धन्यवाद महाराज। बाईजू ने कमल के बीज को स्वीकार किया, धीरे से बोलते हुए उसकी आंखों में नमी का एक संकेत था। ये 6ठा कमल बीज। फिर उपस्थित सभी लोगों की आश्चर्यचकित निगाहों के सामने लिन बेईफान ने इसे खाली हाथ मास्टर के हाथों में रख दिया। खाली हाथ मास्टर ने आश्चर्य से कहा, महाराज ये। यद्यपि उसने कमल के बीज की इच्छा की थी, परंतु उसे कभी भी इसकी प्राप्ति की आशा नहीं थी। आखिरकार ग्रेट जिया में शामिल होने और लिन बेईफान की सेवा करने का उनका कारण केवल एक अस्थायी समझौता था, जो स्थिति की आवश्यकता थी। सच तो यह है कि उसे लिन बेईफान या ग्रेट जिया के प्रति कोई वास्तविक वफादारी महसूस नहीं हुई। 3 साल बाद अपना सामान वापस पाने के बाद ये पूरी संभावना थी कि वह बस चले जाएंगे। लिन बेईफान निश्चित रूप से इस तथ्य से अवगत थे, फिर भी उन्होंने इतना कीमती कमल का बीज उसे सौंप दिया। लिन बेईफान ने कहा, तुमने मेरी अच्छी सेवा की है और मैं निश्चित रूप से तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। सोना, चांदी, मोती जैसे साधारण खजाने और उच्च श्रेणी के पदों का लालच निश्चित रूप से तुम्हें आकर्षित नहीं करता है, इसलिए मैं तुम्हें ये कमल का बीज देता हूँ। इस बीज के साथ तुम्हें सफलता मिलनी चाहिए, है न? निश्चित रूप से, मुझे 100% विश्वास है। खाली हाथ मास्टर ने बिना किसी हिचकिचाहट के घोषणा की। लिन बेईफान ने हंसते हुए कहा, यह बहुत बढ़िया है। अब से कौन आपके औसत दर्जे के मार्शल आर्ट कौशल का मजाक उड़ाने की हिम्मत करेगा? एम्पर हैंड मास्टर बहुत प्रभावित हुए, लेकिन उन्हें अति भावुक शब्दों में अपनी बात व्यक्त करना कठिन लगा, इसलिए वे केवल इतना ही कह सके, धन्यवाद महाराज। हालांकि उसके दिल में लिन बेईफान के प्रति एक नई पहचान की भावना महसूस हुई। ये 7वां कमल का बीज स्वाभाविक रूप से आपका है, वाइन्सवॉर्ड अमर। लिन बेईफान ने एक कमल का बीज सौंप दिया। वाइन्सवॉर्ड इम्मोर्टल ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, हालांकि मुझे पता है कि तुम लोगों को जीतने की कोशिश कर रहे हो, फिर भी मैं बहुत भावुक हूँ। हालांकि क्या मैं इस कमल के बीज को उस विशालकाय सांप के पित्ताशय के बदले में दे सकता हूँ? ये कहकर उसने कमल का बीज लिन बेईफान को लौटा दिया। लिन बेईफान ने पलकें झपकाते हुए जिज्ञासा से पूछा, आपको वह सांप का पित्ताशय किस लिए चाहिए?
वाइन स्वॉर्ड इमॉर्टल्स की आंखें उत्साह से चमक उठी। उस विशाल सर्प ने आत्मा बनने की हद तक साधना की है। इसकी पित्ताशय की थैली एक बेहतरीन वाइन जलसे के लिए बनेगी। तो बस यही है। लिन बेईफान को एक एहसास हुआ, उसने पहचाना कि यह वास्तव में वाइन स्वॉर्ड इमॉर्टल की शैली के समान था। खाली हाथ मास्टर हंसे और डांटते हुए बोले, शराब तलवार अमर, तुम सच में अपनी बातें जानते हो। उस सांप की पित्ताशय की थैली उसके अस्तित्व का सार है। इसके औषधीय प्रभाव कमल के बीज से कम नहीं है और कुछ पहलुओं में ये और भी अधिक शक्तिशाली है। क्या ऐसा है? खैर, ये और भी बेहतर है। वाइन स्वॉर्ड इमॉर्टल दिल खोलकर हंसा। लिन बेईफान ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, चूंकि आप उस सांप की पित्ताशय की थैली चाहते हैं तो आगे बढ़ें और इसे ले लें। धन्यवाद महाराज। वाइन स्वॉर्ड इमॉर्टल बहुत प्रसन्न हुआ। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस समय लिन बेईफान ने वांग जिन्हाई की ओर देखा, जो चुपचाप एक तरफ खड़े थे, और मुस्कुराए। जनरल वांग, इस बार आप ग्रेट यान के अभियान पर निकले और विजयी होकर लौटे हैं। आपका योगदान बहुत बड़ा है। हालांकि आपके द्वारा अर्जित किए गए गुण अभी भी कमल के बीज से सम्मानित होने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इसलिए मैं आपके लिए एक आरक्षित रखूंगा और जब आपकी उपलब्धियां पर्याप्त होंगी तो मैं इसे आपको प्रदान करूंगा। महामहिम की कृपा के लिए धन्यवाद। वांग जिनहाई बहुत खुश हुए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे भी ऐसा दुर्लभ खजाना पाने का मौका मिलेगा। हालांकि उसे अभी तक ये नहीं मिला था, लेकिन सम्राट ने बोल दिया था और उसका वचन सोने और जैद जितना कीमती था। वह निश्चित रूप से धोखा नहीं देगा। उसके लिए पहले से ही एक कमल का बीज अलग रखा गया था। जब तक उसके पुण्य पर्याप्त थे वह उसे प्राप्त कर सकेगा। उनका मानना था कि ये दिन जल्द ही आएगा। उसका हृदय अपार आनंद से भर गया। ग्रेजिया में आना सही निर्णय था। शेष दो को बाद में योग्यता के आधार पर पुरस्कृत किया जाएगा। लिन बेईफान ने जेड बॉक्स बंद कर दिया। महाराज, क्या आपको इसकी आवश्यकता नहीं है? खाली हाथ मास्टर ने आश्चर्य से पूछा। ये कमल का बीज उन लोगों के लिए भी एक चमत्कारी औषधि है जिन्होंने मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं किया है। इसके सेवन से शरीर मजबूत हो सकता है और मार्शल आर्ट की प्रतिभा को भी बढ़ावा मिल सकता है, जिससे व्यक्ति मार्शल आर्टिस्ट बन सकता है। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। लिन बेईफान ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाते हुए कहा। यद्यपि वह एक साधारण व्यक्ति प्रतीत होता था, किंतु वास्तव में वह जन्मजात शाही क्यूई का एक शीर्ष विशेषज्ञ था। दिव्य तकनीकों और कौशल से परिपूर्ण शरीर के साथ उसे ग्रैंड मास्टर से भी लड़ने में डर नहीं लगेगा। कमल के बीज की प्रभावशीलता सीमित थी और अब वह उसके लिए किसी काम का नहीं था। इसे बर्बाद करना शर्म की बात होगी। बेहतर होगा कि इसका उपयोग मेधावी अधिकारियों को पुरस्कृत करने में किया जाए, जिससे राष्ट्र की शक्ति मजबूत होगी। हाँ, एक और व्यक्ति है जो महान पुरस्कार का हकदार है। लिन बेईफान ने मुस्कुराते हुए कहा, अन साम्राज्य के सम्राट ने 2 मिलियन टेल चांदी की पेशकश की है और हमें 9 आंखों वाला सफ़ेद जेड लोड स्पॉट प्राप्त करने में भी सक्षम बनाया है। उनका योगदान बहुत बड़ा है। एक फरमान जारी करें, उन्हें ड्यूक ऑफ अन की उपाधि प्रदान करें और उन्हें ड्यूक के सभी विशेषाधिकारों का आनंद लेने दें। हाँ महाराज। खाली हाथ मास्टर ने आवाज़ लगाई। महाराज, यहाँ वह विशालकाय सांप भी है, इसे बर्बाद न करें। इसकी त्वचा का उपयोग कवच बनाने के लिए किया जा सकता है। इसके दांतों और हड्डियों का उपयोग हथियार बनाने के लिए किया जा सकता है। इसका मांस खाया जा सकता है और इसका खून पिया जा सकता है, जो इनको पोषण देने और यान को पूरक करने का प्रभाव रखता है। क्या ऐसा है? लिन बेईफान खुश हो गया और जोर से बोला, तो चलो इसे खोलकर पूरा सांप भोज तैयार करते हैं। सब मिल बांट कर खा सकते हैं, कैसा रहेगा? धन्यवाद महाराज। सभी ने खुशी खुशी आदेश का पालन किया। सांप का मांस खुशी खुशी खा लेने के बाद सभी लोग कमल के बीज खाने के लिए वापस चले गए और अपने प्रशिक्षण में सफलता प्राप्त की। उनमें से खाली हाथ मास्टर बाईजू पहले से ही सहज सच्चे क्यूई स्तर के शिखर पर पहुंच गया था। कमल के बीज का सेवन करने के बाद वे आसानी से आगे बढ़ गए और एक सूक्ष्म क्यूई स्तर के विशेषज्ञ बन गए। चाई युक्सिन, चाई युलांग और लियू द यूनच, हालांकि वे सफल नहीं हुए, लेकिन उनके कौशल में काफ़ी सुधार हुआ। वे सभी ट्रू क्यूई स्तर के शिखर पर पहुंच गए और उनकी सफलताएं बहुत दूर नहीं थीं। अमर मदिरा तलवार में यद्यपि कमल का बीज नहीं था, फिर भी उसमें सर्पपित्त था, जिसमें विशाल सर्प के जीवन का सार था और जिसका असाधारण प्रभाव था। शराब के साथ धीरे धीरे इसका सेवन करने के बाद वह सफलतापूर्वक इसमें सफल हो गया और एक एस्ट्रल क्यूई स्तर का विशेषज्ञ बन गया। इससे ग्रेट जिया में इन्नेट विशेषज्ञों की संख्या में भले ही वृद्धि नहीं हुई हो, लेकिन गुणवत्ता में गुणात्मक उछाल आया है और राष्ट्रीय शक्ति काफ़ी मजबूत हुई है। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मिटलर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 94.2। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C94.2 एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 94.2। डिंग। खिलाड़ी की राष्ट्रीय शक्ति वृद्धि के कारण आपकी ताकत भी उसी के अनुसार बढ़ गई है।
आपको तलवार से पुरस्कृत किया जाता है जो स्वर्ग का द्वार खोलता है। ये तलवार तकनीक आदरणीय तलवार भगवान द्वारा बनाई गई थी, जिन्होंने इसे बनाने के लिए अपनी जीवन ऊर्जा खर्च कर दी थी। एक ही वार स्वर्ग के द्वार खोल सकता है, इसकी शक्ति अद्वितीय है, वास्तव में तलवारों के बीच अंतिम मारक चाल है। लिन बेइफान ने अपनी आंखें बंद कर लीं और इस सर्वोच्च तकनीक के ज्ञान को तेजी से आत्मसात कर लिया। परिणामस्वरूप उनकी शक्ति और अधिक बढ़ गई। इस समय आन राज्य के सम्राट को अपने राज्याभिषेक की खबर मिली और उन्होंने मन ही मन राहत की सांस ली। हालांकि उसने अपनी शक्ति और कुछ स्वतंत्रता खो दी थी, लेकिन वह अपनी संपत्ति और हैसियत को बचाए रखने में कामयाब रहा था। उसे एक आम इंसान की तरह नहीं रहना पड़ता, जो जीविका के लिए मेहनत करता हो और अपने अगले भोजन के बारे में अनिश्चित हो। फिर भी उसके दिल में अभी भी कुछ उलझन थी, उसे यकीन नहीं था कि आगे क्या करना है। इसलिए उन्होंने गिरे हुए मो साम्राज्य और शांग साम्राज्य के 2 राजाओं से मिलकर उनके अनुभवों से सीखने का निर्णय लिया। हालांकि जब वह उदार उपहारों के साथ उनके निवास पर पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि दोनों ड्यूक मौज मस्ती के लिए बाहर चले गए हैं और संभवतः शाम तक वापस नहीं आएंगे। एक राज्य का सम्राट पूरी तरह हैरान था, ऐसे समय में भी वे मस्ती के मूड में कैसे हो सकते हैं? क्या उनका दिल थोड़ा बड़ा नहीं है? पूरी तरह से हैरान होकर वह फूड स्ट्रीट पर पहुंचा, जहां उसने उन्हें एक हॉटपॉट रेस्तरां में पाया। लेकिन जैसे ही उसने उन्हें देखा, उसकी आंखें लगभग बाहर आ गईं। जिन 2 सम्राटों से मिलने के लिए वह इतना उत्सुक था, वे अब खुशी खुशी एक बर्तन के चारों ओर इकट्ठे हुए थे, खाना बना रहे थे और अपने भोजन का आनंद ले रहे थे। खाते समय उनके मुंह रस से भरे हुए थे और वे अभी भी बहस कर रहे थे। सर्दी और हॉटपॉट वास्तव में एकदम सही जोड़ी है। कौन असहमत हो सकता है? मैं 40 से ज़्यादा सालों से जी रहा हूं और अब जाकर मैंने हॉटपॉट के बारे में जाना है। आप बस मीट के टुकड़ों को हॉटपॉट में घुमाएं, उन्हें थोड़ा सा उबालें और फिर वे खाने के लिए तैयार हैं, ताज़े और मुलायम दोनों। खास तौर पर मसालेदार स्वाद, इसे खाने पर आपको पसीना आ जाता है, बहुत ताजगी देता है। मुझे साफ शोरबा ज़्यादा पसंद है, ये होठों और दांतों पर एक सुगंध छोड़ता है, जिससे स्वाद का मज़ा आता है। मसालेदार खाना ही सही तरीका है। अगर आप मर्द हैं तो आपको मसालेदार खाना ही चाहिए। मेरी बात सुनो, साफ शोरबा बेहतर है। आपके मसालेदार स्वाद ने पहले ही सामग्री के स्वाद को दबा दिया है। फिर भी मसालेदार वाला अधिक स्वादिष्ट है, सुन्न करने वाला और मसालेदार भी काम करता है। एक राज्य का सम्राट पूरी तरह से हैरान था। आखिर ये दोनों व्यक्ति सम्राटों जैसे कैसे हो सकते हैं? उनमें गरिमा का कोई भी भाव नहीं था, वे आम ग्रामीण पतियों से बिल्कुल अलग नहीं थे। यदि वहां खड़े लोगों ने उसे यह नहीं बताया होता कि ये वही लोग हैं जिन्हें वह खोज रहा था, तो वह वहां से भाग जाता। एक राज्य का सम्राट हैरान होकर उसके पास आया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दोनों सम्राटों ने अपनी बहस बंद कर दी और एक साथ मुड़कर देखने लगे। मो साम्राज्य के सम्राट ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, आप अवश्य ही अन साम्राज्य के पूर्व सम्राट होंगे तथा अब उनके ड्यूक हैं, सही? एक राज्य के सम्राट को बहुत आश्चर्य हुआ, तुम्हें कैसे पता? शांग राज्य के सम्राट बोले, क्या तुम हमें खोजने यहाँ आए हो? एक राज्य का सम्राट फिर हैरान हुआ, तुम्हें भी कैसे पता? मो राज्य के सम्राट ने आगे कहा, क्या आप शायद उलझन में हैं और हमारी सलाह चाहते हैं? एक राज्य का सम्राट फिर चौंक गया, ये भी तुम्हें कैसे पता? शांग साम्राज्य के सम्राट ने पूछा, क्या आप जानना चाहते हैं कि ग्रेट ज़िया में अच्छी तरह से कैसे जीवित रहा जाए? एक राज्य का सम्राट आश्चर्य से पीला पड़ गया, तुम्हें सब कुछ कैसे पता है? दोनों सम्राटों ने एक दूसरे को देखा और जोर से हंसने लगे और एक स्वर में बोले, क्योंकि हम सभी इससे गुजर चुके हैं। अपने कटोरे और चॉपस्टिक एक तरफ रखकर उन्होंने एक राज्य के सम्राट को अपनी ओर खींच लिया। छोटे भाई, यहाँ आओ और अपने बड़े भाई की बात सुनो। तुम जल्द ही अपनी उलझन से बाहर आ जाओगे। इससे न केवल आप भ्रमित नहीं होंगे, बल्कि आप शीघ्र ही हमारे साथ जुड़ भी जाएंगे। अंत में दोनों सम्राटों के साथ दिल से दिल की बात करने के बाद एन किंगडम के सम्राट को अपनी हार के पीछे के वास्तविक कारणों और अपने और लिन बेइफान के बीच की खाई को समझ में आया। उन्होंने ये भी महसूस किया कि इस जगह पर डर कर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो खाना चाहिए वह खाओ, जो पीना चाहिए वह पियो और जैसा खेलना चाहिए वैसा खेलो, क्योंकि उस व्यक्ति ने उसे कभी अपने हृदय में नहीं रखा था। 2 बड़े भाइयों की सलाह के बाद मैं इस बूढ़े आदमी को बहुत अधिक सहज महसूस करता हूँ। सम्राट ने पूरी तरह से आराम किया और अपने सामने रखे बर्तन को देखा, जो आधा लाल शोरबा और आधा साफ पानी से भरा था, कोयले की आग पर उबल रहा था। सुगंध ऊपर आ रही थी और वह बहुत उत्सुक था। यह क्या है? इसकी खुशबू बहुत ही सुगंधित है। छोटे भाई, आओ मैं तुम्हें तुमसे मिलवाता हूँ। मो राज्य का सम्राट हंसा। इसे हॉट पॉट के नाम से जाना जाता है, ये खाने का एक तरीका है। बस इस तरह से मेरी सलाह का पालन करें और आप ठीक हो जाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप हॉट पॉट के प्यार में पड़ जाएंगे। सिर्फ हॉट पॉट ही नहीं, बल्कि हमारे यहाँ कई और स्वादिष्ट व्यंजन भी मिलते हैं। जब मेरे पास समय होगा तो मैं तुम्हें एक टूर पर ले चलूंगा। गारंटी है कि तुम इतने खुश हो जाओगे कि घर वापस लौटना भूल जाओगे, यहाँ तक कि तुम सम्राट बनना भी नहीं चाहोगे। शांग साम्राज्य के सम्राट ने भी हंसते हुए कहा, आप दोनों बड़े भाइयों को धन्यवाद।
एक राज्य का सम्राट आभारी और शर्मिंदा दोनों था। जैसा व्यवहार मैंने आपके साथ पहले किया था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप पिछली शिकायतों को अलग रखेंगे और मेरे साथ इतनी गर्मजोशी से पेश आएंगे। भाई, चलो अतीत को अतीत में ही रहने दें। मो साम्राज्य के सम्राट ने अपने हाथ की एक जोरदार लहर के साथ कहा, अब हम सभी एक ही नाव में सवार हैं, इसलिए अब से हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और इस जगह पर मिलने वाले हर स्वादिष्ट व्यंजन को आजमाने का लक्ष्य रखेंगे। हाँ, एड्स बाय पब फ्यूचर। आप दोनों को धन्यवाद मेरे भाइयों, अनराज्य सम्राट ने कृतज्ञता के आंसू के साथ कहा। तीनों ने खुशी खुशी हॉटपॉट खाना शुरू कर दिया और दुनिया की मौजूदा स्थिति पर चर्चा करने लगे। अब जब आप भी यहाँ हैं तो शायद पेन किंगडम से आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। वास्तव में ग्रेट यू किंगडम की महत्वाकांक्षाएं बहुत ही भयंकर हैं। उसने शान किंगडम और एन किंगडम को एक के बाद एक अपने अधीन कर लिया है, जिससे पूरी दुनिया को निगलने की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। पेन किंगडम, जो सबसे नज़दीकी छोटा राज्य है, पहले से ही आधा घिरा हुआ है। वह कैसे अप्रभावित रह सकता है? एकमात्र डर यह है कि वह ऐसा करने में सक्षम नहीं हो सकता है। ग्रेट जिया और पेन किंगडम के बीच एक विशाल विस्तार है, ये बहुत दूर है। भूल जाए, ये हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है। चलिए बस यही सोचते रहें कि स्वादिष्ट भोजन कहाँ मिलेगा। तुम सही हो, अब जब हम सम्राट नहीं रहे तो चलो सिर्फ कविता और रोमांस के बारे में बात करें, राज्य के मामलों के बारे में नहीं। इस समय पेंग साम्राज्य के सम्राट, जो तीनों सम्राटों द्वारा गपशप किए जा रहे थे, न तो ठीक से खा सकते थे और न ही सो सकते थे। हर दिन वह भय और घबराहट में जीता था और उसका पूरा अस्तित्व बहुत कम हो गया था। ये सब ग्रेट यू किंगडम के कारण हुआ। ग्रेट यू किंगडम ने पहले ही शान किंगडम पर कब्जा कर लिया था और धार्मिकता की अवहेलना करते हुए एन किंगडम को भी निगल लिया था, प्रभावी रूप से उसके छोटे पेन किंगडम को घेर लिया था। शत्रु बहुत महत्वाकांक्षी था और किसी भी समय आक्रमण करने के लिए सेना भेज सकता था। अपने राष्ट्र की शक्ति इतनी कमजोर होने के कारण और अभी तक महान जिया के साथ लड़ाई से उबर न पाने के कारण वह महान यू की शक्ति के सामने कैसे खड़ा हो सकता था? वह बाहर से मदद लेना चाहता था, लेकिन उसके चारों ओर छोटे छोटे राज्य थे। उनमें आमतौर पर टकराव होता था और अगर वे उसे नीचे गिराते समय लात न मारते तो ये पहले से ही काफ़ी था। वे संभवतः मदद कैसे कर सकते थे? अतः ये कहने की आवश्यकता नहीं कि अब वह एक कोने में धकेल दिया गया था, जहां न तो स्वर्ग का कोई रास्ता था और न ही पृथ्वी पर जाने का कोई द्वार था। हाय, अब मुझे क्या करना चाहिए? पेंग साम्राज्य का सम्राट घबरा गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह बस मौत का इंतजार कर रहा था। इस समय उसे अचानक दूर ग्रेट जिया में बैठे 3 सम्राटों से ईर्ष्या होने लगी। यद्यपि वे एक पतित राष्ट्र के सम्राट बन गए थे, फिर भी वे अपने और अपने परिवारों के जीवन को बचाने में सफल रहे। वे ड्यू भी बन गए थे, धनवान और प्रतिष्ठित, अपने दिन आराम और आनंद में बिताते थे, चिंता मुक्त। अब उन्हें देश चलाने की परेशानियों की चिंता नहीं थी। मैं सच में चाहता हूं कि मैं भी उनके जैसा बन सकूं। नहीं, मैं इतना नीचे कैसे गिर सकता हूं? पेंग राज्य के सम्राट ने अचानक अपना सिर हिलाया, दृढ़तापूर्वक घोषणा करते हुए कहा, मैं एक राष्ट्र का शासक हूं, मुझे सुधार के लिए प्रयास करना चाहिए और हमारे देश को सशक्त बनाना चाहिए। यही मेरा कर्तव्य है। फिर उसने एक आदेश जारी किया, कोई मेरे लिए महान यू साम्राज्य के जनरल झाओ को भेजने के लिए एक उदार उपहार तैयार करो। हाँ महाराज। बूढ़े मंत्री को जाते हुए देखकर पेंग साम्राज्य के सम्राट ने मन ही मन आह भरी, उम्मीद करते हुए कि यह प्रभावी होगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि जनरल झाओ इस उदार उपहार को देखते हुए उनके पेंग साम्राज्य को छोड़ देंगे। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मित्लर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 95.1। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C95.1 एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 95.1। इस समय महान यू साम्राज्य का जनरल झाओ आन साम्राज्य के क्षेत्र में था, धन लूट रहा था और अपनी लूट का हिसाब लगा रहा था। परिणामस्वरूप इधर उधर खोजने के बाद वह अवाक रह गया। सोना, चांदी और जवाहरात कुछ भी नहीं। खनिज संसाधन कोई नहीं। चावल और अनाज कुछ भी नहीं। जहां तक अन्य चीजों का सवाल है, वे सभी अनुपस्थित थे। वह क्रोधित हुए बिना न रह सका। आखिर यह स्थान शांत साम्राज्य जैसा कैसे है, जहां कुछ भी नहीं है? उसने सेना भेजकर हमला इसलिए किया क्योंकि शांत साम्राज्य पर पिछले हमले से उसे कुछ हासिल नहीं हुआ था और वह अपने सम्राट को इस विफलता के बारे में नहीं बता सकता था। इसलिए उसने एन साम्राज्य के प्रावधानों की कमी का फायदा उठाने और अपने नुकसान की भरपाई करने और अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए उसे जीतने की पेशकश की। हालांकि वह देश को जीतने में कामयाब रहा, फिर भी उसे वह नहीं मिला जो वह चाहता था। वहां कुछ भी नहीं था। जो कुछ बचा था वह जमीन का एक टुकड़ा था, जिस पर कोई फसल भी नहीं उगाई जा सकती थी। सारे प्रयास और दिनों की लड़ाई के बाद ये सब व्यर्थ था। जब कोई लाभ नहीं हुआ तो वह सम्राट को कैसे रिपोर्ट कर सकता था?
ये परिणाम उसके लिए असहनीय था और गुस्से में उसने पूछा, दोबारा जांच लें, क्या आपको यकीन है कि कुछ भी नहीं है? जनरल, वास्तव में कुछ भी नहीं है। हमने 3 बार जांच की है। रिपोर्टिंग अधिकारी ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, ऐसा कहा जाता है कि क्योंकि ग्रेटजिया ने पहले भी हमला किया था, इसलिए उन्होंने पहले ही सब कुछ हटा लिया था। टकराना। जनरल झाओ ने मेज पर जोर से पटक दिया, उनका गुस्सा उबल रहा था। लानत है, ये फिर से महान जिया है। तुम मुझे क्यों परेशान करते रहते हो? मैंने तुम्हें भड़काने के लिए क्या किया है? शांग साम्राज्य पर विजय प्राप्त करना ही काफी कठिन था, क्योंकि आप वहां से सारी अच्छी चीजें भी ले गए। अब एक राज्य ले लेने के बाद तुमने मुझे फिर से हरा दिया है। क्या ये हो सकता है कि तुम मेरे शत्रु हो? इस समय वह वास्तव में अपनी सेना को ग्रेटजिया तक ले जाना चाहता था और अपने दिल में नफरत का बदला लेना चाहता था। खबर, जरूरी खबर। एक सिपाही हड़बड़ाता हुआ अंदर आया। जनरल झाओ गुस्से से चिल्लाया, यह क्या है? जनरल को रिपोर्ट करते हुए, हमें अभी ग्रेटजिया से समाचार मिला है। एन किंगडम के सम्राट, जो ग्रेटजिया के पास भाग गए थे, को एन किंगडम के ड्यूक की उपाधि दी गई है और उन्हें ड्यूक के सभी विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। ये हास्यास्पद है, ग्रेटजिया ने फिर से बढ़त हासिल कर ली है। जनरल झाओ क्रोधित हो गया, उसका क्रोध स्वर्ग तक पहुंच गया। ड्यूक की उपाधि आसानी से नहीं दी जाती थी, नहीं इसके साथ मिलने वाले विशेषाधिकार बिना किसी महत्वपूर्ण कारण के दिए जाते थे। ग्रेटजिया से ऐसा अनुकूल व्यवहार पाने के लिए एन किंगडम के सम्राट को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी होगी। पिछले 2 सम्राटों पर विचार करें, एक ने 5 मिलियन टेल और दूसरे ने 6 मिलियन टेल का योगदान दिया था, जिसके कारण उन्हें ऐसा दर्जा और व्यवहार प्राप्त हुआ था। एक राज्य के सम्राट ने जो कुछ भी दिया, यद्यपि उसे सार्वजनिक नहीं किया गया, फिर भी यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह पर्याप्त था। जनरल झाओ क्रोधित और खेदग्रस्त थे। उसने एक और सम्राट को अपने हाथों से फिसलने दिया, जिससे उसे भारी नुकसान हुआ तथा सारा लाभ महान जिया के हाथों में चला गया। क्रोध से अंधा होकर उसने कमरे में जो कुछ भी दिखाई दिया उसे तोड़ डाला और अपना गुस्सा निकाला। उसी समय एक अन्य सैनिक रिपोर्ट करने के लिए अंदर आया। एड्स बाय पब फ्यूचर। अब क्या? जनरल झाओ गुस्से में चिल्लाया। जनरल को रिपोर्ट करना। सैनिक डर से कांपते हुए हकलाते हुए बोला, पेंग साम्राज्य से एक दूत आपसे मिलने के लिए भेजा गया है और इस समय वह बाहर इंतजार कर रहा है। जनरल झाओ के दिल में हलचल मच गई। पेंग किंगडम ने इस समय किसी को भेजने का क्या उद्देश्य था? ठीक है, उसे थोड़ी देर इंतजार करने दो। 1 कप चाय पीने के बाद मैं वहां जाऊंगा, जनरल ने कहा। हाँ जनरल। 1 कप चाय पीने के बाद जनरल झाओ ने अपने आप को शांत किया, अपने चेहरे से गुस्सा मिटाया और भावशून्य होकर बाहर चले गए। जनरल झाओ को देखते ही पेंग साम्राज्य के दूत ने तुरंत मुस्कुराहट बिखेरी, दोनों हाथ जोड़कर झुके और विनम्रतापूर्वक कहा, बधाई हो जनरल झाओ, एक बार फिर क्षेत्र का विस्तार करने और एक चिरस्थायी विरासत स्थापित करने के लिए। धन्यवाद। क्या मैं इस बार आपके आने का उद्देश्य जान सकता हूँ? जनरल झाओ की आंखें चमक उठीं। दरअसल इसमें कुछ खास नहीं है, मैं मुख्य रूप से महामहिम को बधाई देने के लिए यहाँ आया हूँ। पेन किंगडम के दूत ने जमीन पर पड़े एक बड़े से संदूक की ओर इशारा करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, यह महामहिम की ओर से एक बधाई उपहार है, कृपया इसे खुशी से स्वीकार करें। जनरल झाओ ने बक्सा खोला और अंदर की सुनहरी रोशनी देखकर वे तुरंत चकाचौंध हो गए, क्योंकि अंदर सोने के अलावा कुछ भी नहीं था। सोना बहुत चमक रहा था, उसमें चांदी का लेशमात्र भी अंश नहीं था। एक रूढ़िवादी अनुमान के अनुसार वहां कम से कम 10,000 टेल सोना होना चाहिए था। महाराज, इसका क्या मतलब है? क्या आप मुझे पैसे देकर रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं? जनरल झाओ ने भावशून्य चेहरे के साथ कहा। पेन किंगडम के दूत ने जल्दी से समझाया, जनरल झाओ, आप गलत समझ रहे हैं। वास्तव में कोई और इरादा नहीं है, ये केवल आपको बधाई देने के लिए है और साथ ही हमारे दोनों देशों के बीच चिरस्थायी दोस्ती का जश्न मनाने के लिए है। बहुत बढ़िया, फिर ये सोना। जनरल झाओ ने संदूक बंद कर दिया। ये बूढ़ा आदमी इसे स्वीकार करेगा और अपने सम्राट को मेरा अभिवादन भेजेगा। उसे बताओ कि यह बूढ़ा आदमी इस उपहार का बहुत शौकीन है। निश्चिंत रहें जनरल झाओ, मैं आपका संदेश अवश्य पहुंचाऊंगा, पेंग साम्राज्य के दूत ने कहा। इसके बाद दोनों ने बैठकर संक्षिप्त बातचीत की तथा पेंग साम्राज्य के दूत के विदा लेने से पहले एक और कप चाय पी। जनरल झाओ ने एक बार फिर संदूक खोला, उसकी आंखें धीरे धीरे चमकने लगी क्योंकि उसने चमकते हुए सोने को देखा। 10,000 टेल सोना यूं ही दे देने से ऐसा लगता है कि पेंग साम्राज्य काफी अमीर है। 2 दिन बाद पेंग साम्राज्य का दूत शीघ्रता से पेंग साम्राज्य वापस आ गया। पेंग साम्राज्य सम्राट ने उत्सुकता से पूछा, ये कैसे हुआ? जनरल झाओ ने क्या कहा? महामहिम को रिपोर्ट करते हुए जनरल झाओ बहुत गर्मजोशी और मित्रतापूर्ण थे। उन्होंने न केवल सोना स्वीकार किया बल्कि इस विनम्र सेवक को आपके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए कहा, ये कहते हुए कि वह इस उपहार की बहुत सराहना करता है। पेंग किंगडम के दूत ने ऊंची आवाज में रिपोर्ट की, ये तो बहुत बढ़िया है। पेंग साम्राज्य का सम्राट जोर से हंस पड़ा। जैसा कि कहावत है, जो दूसरे का हाथ थाम लेता है वह छोटा होता है, जो दूसरे का खाना खा लेता है वह नर्म होता है। जनरल झाओ, मेरा उपहार स्वीकार करने के बाद भी क्या आप में हम पर हमला करने का साहस है? केवल ईमानदार लोग ही ऐसा काम कभी नहीं करेंगे।
मंत्री जी, आपने अच्छा काम किया है और आपको अच्छा इनाम मिलेगा। पेंग साम्राज्य के दूत बहुत खुश हुए। धन्यवाद महाराज। तभी एक सिपाही तेजी से दौड़ता हुआ आया। तत्काल समाचार, तत्काल समाचार। पेंग राज्य के सम्राट ने अपनी मुस्कुराहट बंद कर दी। उनका चेहरा अप्रसन्नता से भर गया और वे बोले, क्या बात इतनी चिंताजनक है? सैनिक घुटनों के बल बैठ गया और जोर से और चिंता से बोला, महामहिम को खबर दीजिए, महान यू साम्राज्य के जनरल झाओ 400,000 सैनिकों की सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने एन साम्राज्य की तरफ से हमारी सीमाओं का उल्लंघन किया है। अग्रिम पंक्तियां गंभीर खतरे में हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। पेंग साम्राज्य के सम्राट का चेहरा पीला पड़ गया। क्या महान यू सेना हमला कर रही है? हाँ, सिपाही ने जोर से सिर हिलाया। क्या इस मामले में कोई गलती है? पेंग राज्य के सम्राट ने फिर पूछा। महाराज, ये जानकारी बिल्कुल सच है। अगर इसमें आधा सच भी है तो मैं सैन्य कानून के तहत भी निपटने को तैयार हूं। पेंग साम्राज्य के सम्राट अचानक मिली इस खबर से स्तब्ध रह गए। वह क्रोध से भर गया और आंखें फाड़कर चिल्लाने लगा, घृणित! झाओ बेकार है, मेरा पैसा लेकर हमला करने की हिम्मत कर रहा है। बेशर्मी से सिद्धांतहीन, शालीनता से रहित, जानवर से भी बदतर। महाराज, अब हमें क्या करना चाहिए? पेंग राज्य का दूत घबरा गया। पेंग साम्राज्य के सम्राट ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, हम और क्या कर सकते हैं? तुरंत जनरल मो को हमारी सेना को सहायता के लिए अग्रिम पंक्ति में भेजने के लिए भेजो। हमें अपनी जमीन पर डटे रहना चाहिए, हम उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे सकते। हाँ महाराज। पेंग साम्राज्य की सेना भी आगे बढ़ गई। दोनों देशों के बीच युद्ध अचानक ही छिड़ गया। इस समय लिन बेईफान इत्मीनान से नवस्थापित कपड़ा कार्यशाला का निरीक्षण कर रहे थे। कपड़ा कक्ष में ज्यादातर महिलाएं भरी हुई थीं, जो व्यस्त और आती जाती रहती थीं। लोगों की बड़ी संख्या के बावजूद सभी के पास अपने अपने काम थे और व्यवस्था अच्छी तरह से बनी हुई थी। लिन बेईफान बहुत संतुष्ट थे। मंत्री हे, आपने अच्छा काम किया है। हमारे लौटने पर मैं आपको बहुत अच्छा इनाम दूंगा। धन्यवाद महाराज। हेशेन ने कृतज्ञता से सिर झुकाया। उसी समय वे अनजाने में कई कमरों के पास पहुंच गए। लिन बेईफान ने पूछा, ये कौन सी जगह है? हेशेन ने समझाया, महाराज, ये वह गोदाम है जहां कपड़ा रखा जाता है। लिन बेईफान अंदर गया और पाया कि अलमारियां कपड़ों से भरी हुई थीं और सभी कमरे भरे हुए थे। उसने आश्चर्य से कहा, पहले से ही इतना कुछ है? हाँ महाराज, हेशेन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, हमारी कपड़ा कार्यशाला में शामिल होने वाली महिला श्रमिकों की संख्या 10 लाख तक पहुंच गई है और स्वाभाविक रूप से वे हर दिन जो कपड़ा बनाती हैं उसकी मात्रा काफ़ी है। इसके अलावा कड़ी मेहनत को पुरस्कृत करने के आपके वादे के साथ हर कोई अपनी पूरी मेहनत कर रहा है, इसलिए कपड़े की मात्रा बढ़ती जा रही है। इसे स्टोर करने के लिए जगह कम पड़ रही है। यदि हमारे पास जगह कम पड़ रही है तो चलो उसमें से कुछ का निपटान कर दें। महाराज, क्या आपका मतलब है? लिन बेईफान ने मुस्कुराते हुए कहा, इन कपड़ों को सस्ते दामों पर बेचो और कुछ पैसे इकट्ठा करो। हेशेन चौंक गया। महाराज, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। हम उच्च मजदूरी देते हैं और लागत स्पष्ट है। कम कीमत पर बेचने से घाटा होगा। लिन बेईफान ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या हुआ अगर हम कुछ पैसे खो देते हैं? इसे आम लोगों के लिए एक लाभ मानिए। इसके अलावा सर्दी आ रही है और लोगों को कपड़ों और कंबलों की सख्त जरूरत है। उन्हें बेचने में क्या बुराई है? मेरे पास बहुत पैसा है, क्या मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता? हेशेन अवाक रह गया। हाँ, तुम्हारे पास पैसा है, लेकिन उसे इस तरह बर्बाद करने का कोई कारण नहीं है। किस देश का सम्राट इस तरह का व्यापार करता है? घाटे में काम करने के लिए पैसा खर्च करना। क्या ऐसा हो सकता है कि महामहिम पुनः भ्रमित हों? इसकी बहुत संभावना है। लिन बेईफान ने हाथ हिलाकर कहा, मंत्री जी, मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा मैंने कहा है वैसा ही आगे बढ़िए। हाँ महाराज, हेशेन ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ उत्तर दिया और आदेश स्वीकार कर लिया। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मित्लर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 95.2। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 95.2 एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 95.2। परिणामस्वरूप ये समाचार घोषित किया गया, महामहिम ने बुने हुए कपड़ों को उचित मूल्य पर बेचने का निर्णय लिया था। क्या महाराज बुने हुए कपड़े बेच रहे हैं? और वह भी सस्ते दाम पर, इससे कम नहीं। महामहिम ने महिला श्रमिकों को बुनाई के लिए बुलाया है और अब वह सस्ते दामों पर कपड़ा बेच रहे हैं। उन्हें कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो इस सारे हंगामे का क्या मतलब है? कौन परवाह करता है कि वह क्या कर रहा है? ये हमारे लिए अच्छा है। हाँ, मेरे परिवार को कपड़ों की सख्त ज़रूरत है। चलो पहले कुछ कपड़े ले लेते हैं। सबसे पहले प्रतिक्रिया कपड़ा मिल की महिला श्रमिकों ने व्यक्त की।
क्योंकि लिन बेईफान ने अपेक्षाकृत उच्च मजदूरी दी थी, इसलिए महिलाएं अपना वेतन पाने के लिए बहुत ईमानदारी और लगन से काम करती थीं और यह सुनिश्चित करती थीं कि कपड़े की गुणवत्ता बाजार में प्रचलित कपड़े से भी अधिक अच्छी हो। अब इसे इतने सस्ते दाम पर बेच पाने पर ऐसा लगा कि जैसे उन्हें कोई बहुत बढ़िया सौदा मिल गया हो। इसलिए उनकी शिफ्ट समाप्त होने से पहले ही वे गोदाम में जमा हो गए थे। पहले मेरे लिए कपड़े के 2 बोल्ट लाओ। मैं 3 बोल्ट ले लूँगा। मुझे 10 बोल्ट चाहिए। क्या आपको इतने सारे की ज़रूरत है? क्या आप उन सभी का इस्तेमाल कर सकते हैं? कौन जानता है कि भविष्य में फिर से ऐसे अच्छे सौदे मिलेंगे या नहीं। इसलिए बेहतर है कि स्टॉक करके रखें। ये काफ़ी काम की बात है। परिणामस्वरूप सभी लोग और भी अधिक उन्मत्त हो गए। ये कपड़े अभी बिक्री के लिए भी नहीं आए थे, लेकिन इन्हें पहले ही आंतरिक रूप से खरीद लिया गया था। कई अन्य लोग उत्सुकता से नए कपड़े का इंतजार कर रहे थे। हालांकि बाहरी लोगों ने लिन बेईफान का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। इस मूर्ख सम्राट का दिमाग फिर से खराब होने लगा है। उन्होंने लाखों महिला श्रमिकों को कपड़े बनाने के लिए संगठित किया, उन्हें उच्च मजदूरी दी, लेकिन उत्पादों को कम कीमत पर बेचा। इतनी मेहनत के बाद भी उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। ये सिर्फ मुनाफा न कमाने से कहीं ज्यादा है, ये तो सीधा घाटा है। ज्यादा मजदूरी का मतलब है ज्यादा लागत, लेकिन कीमतें उस हिसाब से नहीं बढ़ी हैं। कपड़े के हर टुकड़े की बिक्री के साथ उसे पैसे का घाटा होता है। कोई मूर्ख ही ऐसा काम कर सकता है। सचमुच मूर्ख, अन्यथा उसे मूर्ख सम्राट क्यों कहा जाता। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस सब उपद्रव का क्या मतलब है? लिन बेईफान बाहरी दुनिया से होने वाले उपहास से बहुत घृणा करता था। आप अदूरदर्शी लोग कभी नहीं समझेंगे, मैं आपको समझाने की जहमत नहीं उठा सकता। इसी समय यानसांग 2 युवकों के साथ आया। वे तीनों एक स्वर में बोले, हम आपको नमस्कार करते हैं महाराज, हमारे सम्राट 10,000 वर्ष तक जीवित रहें। कृपया उठो। लिन बेईफान ने मुस्कुराते हुए दोनों अजनबियों की ओर इशारा करते हुए कहा, मंत्री यान, इसका क्या मतलब है? यान सोंग ने घबराते हुए कहा, महामहिम को रिपोर्ट करने के लिए जब से आपने मुझे अनुग्रहित किया है और महत्वपूर्ण कर्तव्यों का दायित्व सौंपा है, तब से आपका विनम्र सेवक बहुत चिंतित है। आपकी उम्मीदों पर खरा न उतरने का डर है। इसलिए इन पिछले दिनों में आपका विनम्र सेवक महामहिम की चिंताओं को दूर करने के लिए प्रतिभाओं की तलाश कर रहा है। ईमानदारी धातु और पत्थर को पिघला सकती है, और आखिरकार आपके विनम्र सेवक को सहायता करने के लिए 2 सक्षम व्यक्ति मिल गए हैं। क्या तुम दोनों ही हो? अपना परिचय दो। लिन बेईफान ने गंभीरता से कहा। उनमें से एक युवक ने सबसे पहले कहा, ये छात्र काओकाओ है और मैंने महाराज को देखा है। लिन बेईफान अचंभित रह गया। एक और परिचित व्यक्ति। शासन के युग में वह एक योग्य मंत्री है, अराजकता के समय में एक दुर्जय नायक। इतना शक्तिशाली कि वह स्वर्ग के पुत्र के नाम पर राजकुमारों को आदेश दे सकता है, यहाँ तक कि हान राजवंश को भी उखाड़ फेंकने में सक्षम है। इस समय एक और युवक बोला, इस छात्र का नाम किन्हुई है। मुझे महाराज से मिलने का सम्मान मिला है। लिन बेईफान एक बार फिर चौंका। अच्छा, यह एक और परिचित आकृति है। सोंग राजवंश का सबसे भ्रष्ट अधिकारी, एक कुख्यात आत्मसमर्पणवादी और राजनीति में कमजोरी का समर्थक। उसने क्षेत्र सौंपने और जागीरदारी में कर देने की वकालत की, जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय भूमि का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ, वफादार अधिकारियों का उत्पीड़न हुआ और एक ऐसी प्रतिष्ठा हुई जो 1000 से अधिक वर्षों से कलंकित है। लिन बेईफान ने यानसोंग को अवाक होकर देखा। सोचा, मैंने आपसे प्रतिभाओं की सिफारिश करने के लिए कहा था और आपने मुझे 2 कुख्यात गद्दार भेज दिए। क्या तुम मेरे साम्राज्य को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो? लिन बेईफान की निगाहों के सामने तीनों असहज महसूस करने लगे। काओ काओ ने उत्सुकता से पूछा, महाराज, क्या कुछ गड़बड़ है? लिन बेईफान ने अपना सिर हिलाया, मुस्कुराते हुए कहा, कुछ भी गलत नहीं है। आपके नाम सुनकर ही मुझे पता चल गया कि आप सबसे बेहतरीन हैं। हालांकि मैं फिर भी आपको परखना चाहता हूं। अगर आप में प्रतिभा है तो मैं निश्चित रूप से इसका अच्छा उपयोग करूंगा। काओ काओ और किन्हुई बहुत खुश हुए। कृपया महाराज, अपना प्रश्न पूछें। चलिए शुरुआत आपसे करते हैं। लिन बेईफान को काओ काओ से बहुत उम्मीदें थीं। बाहरी दुनिया इस समय मेरा मजाक उड़ा रही है कि मैं उचित मूल्य पर कपड़ा बेच रहा हूं, कह रही है कि मैं घाटे में कारोबार कर रहा हूं। आप क्या सोचते हैं? महाराज, वे सभी अदूरदर्शी हैं, आपके ध्यान के लायक नहीं हैं। काओ काओ ने तिरस्कार के साथ कहा। आप ऐसा क्यों कहते हैं? लिन बेईफान ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्योंकि वे सभी आपके महामहिम के गहन इरादों से अनजान हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। काओ काओ ने वाक्पटुता से कहा, मानव जीवन वस्त्र, भोजन, आश्रय और परिवहन से अधिक कुछ नहीं है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पहले 3 हैं, वस्त्र, भोजन और आश्रय। जब तक ये 3 मुद्दे हल हो जाते हैं, लोगों के जीवन की गुणवत्ता की गारंटी है। एक बार जब लोगों के जीवन की गुणवत्ता सुरक्षित हो जाती है, तो राष्ट्रीय शक्ति स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगी। इससे पहले महामहिम ने भोजन और आश्रय की समस्याओं को पहले ही हल कर दिया था। अनाज और मजदूरी प्रदान करके आपने लाखों आम लोगों को खनन, बंजर भूमि को पुनः प्राप्त करने और नदियों की खुदाई करने के लिए बुलाया, ताकि लोगों के पास खाने के लिए भोजन और खर्च करने के लिए पैसा हो। बाद में आपने सीमेंट के मकान बनवाए और उन्हें रियायती दामों पर बेचा, जिससे लोगों की आवास समस्या हल हो गई।
आधे साल से भी कम समय में लाखों लोगों के भोजन और आश्रय की समस्या का समाधान हो गया, जो इतिहास में एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। महाराज, अब आपकी तुलना प्राचीन काल के ऋषि राजाओं से की जा सकती है। चुपचाप एक प्रशंसा की गई। लिन बेईफान बहुत खुशी से मुस्कुराया। ठीक कहा, जारी रखो। भोजन का मुद्दा हल हो गया, रहने का मुद्दा भी हल हो गया। अब केवल कपड़ों का मुद्दा बचा है। लेकिन कपड़ों का उत्पादन जब चाहें तब नहीं किया जा सकता, इसके लिए कई तरह की सीमाएं होती हैं। व्यक्तिगत शक्ति अंततः सीमित होती है। यही कारण है कि हमें समाजव्यापी बड़े पैमाने पर उत्पादन को व्यवस्थित करने के लिए शाही दरबार की शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता है। अगर आपके पास औजारों की कमी है तो मैं आपको औजार मुहैया कराऊंगा, अगर आपके पास पैसे की कमी है तो मैं आपको पैसे मुहैया कराऊंगा। इस तरह संसाधन एकीकृत होते हैं, हर कोई मन की शांति के साथ काम कर सकता है और उत्पादन में प्रयास कर सकता है। यद्यपि न्यायालय को नुकसान हो सकता है, लेकिन आम लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े तो होंगे। काओ काओ ने प्रशंसा के साथ कहा, महामहिम के कार्य वास्तव में निजी लाभ के लिए जनता का बलिदान करने के बारे में है, आम लोगों की जेबें भरने के लिए अपने स्वयं के बटुए का बलिदान करना। प्राचीन काल के ऋषि शासक भी ऐसी निस्वार्थता हासिल नहीं कर सके। काओ काओ आपकी बहुत प्रशंसा करता है। लिन बेईफान ने एक बार फिर बहुत खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बढ़िया कहा। आप वाकई एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं और मैं आपकी बहुत सराहना करता हूँ। वर्तमान में सभी 6 मंत्रालयों में रिक्तियां हैं, आप कहाँ सेवा करना चाहेंगे? मैं आपके लिए व्यवस्था करूंगा। काओ काओ बहुत खुश था, उसे लग रहा था कि उसने सम्राट की परीक्षा पास कर ली है और अब उसकी तेजी से उन्नति के दिन आ गए हैं। उन्होंने इस बात पर गंभीरता से विचार किया कि अपने ज्ञान का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए उन्हें किस विभाग में शामिल होना चाहिए। मौजूदा 6 मंत्रालयों में से राजस्व मंत्रालय के मंत्री का पद पहले ही हेशेन ने ले लिया है। यद्यपि निर्माण मंत्रालय के मंत्री का पद अभी भी रिक्त था, हेशेन ने भी फिलहाल इस पद को संभाला था और बहुत अच्छा काम कर रहे थे, इसलिए उस पर विचार करने का कोई मतलब नहीं था। संस्कार मंत्रालय के मंत्री की नियुक्ति भी नहीं हुई थी, लेकिन ली लिनफू संस्कार मंत्रालय के उपमंत्री के पद पर पहुंच गए थे और बहुत अच्छा काम कर रहे थे, जिससे ये बहुत संभावना थी कि वे मंत्री बन जाएंगे। एक नए व्यक्ति के रूप में काओ काओ निश्चित रूप से उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। सिविल सेवा मंत्रालय के मंत्री का पद अभी भी खुला था, लेकिन यान सोंग सिविल सेवा मंत्रालय में थे। वह स्वयं ही अपना अनुशंसा करता था और उसने उसका उपकार किया था, इसलिए वह उसके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था। अब केवल न्याय मंत्रालय और युद्ध मंत्रालय ही बचे थे। अंत में उसने अपना चुनाव किया। महामहिम को रिपोर्ट करते हुए, यह विनम्र सेवक युद्ध मंत्रालय में जाना चाहता है। लिन बेईफान ने सिर हिलाया, बहुत बढ़िया। मैं आपको युद्ध मंत्रालय के पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त करता हूँ, 5वीं श्रेणी के अधिकारी के पद पर। यदि आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो युद्ध मंत्री का पद आपका होगा। काओ काओ बहुत खुश हुआ, महामहिम की कृपा के लिए धन्यवाद। ये सेवक निश्चित रूप से अत्यंत समर्पण के साथ सेवा करेगा, थकने की हद तक, मृत्यु तक। अच्छा करो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। लिन बेईफान ने दूसरे युवक की ओर देखा, मुस्कुराते हुए उसने कहा, किन्हुई, अब तुम्हारी बारी है। मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर मैं तुम्हें एक वफादार और अच्छे व्यक्ति को बनाने का आदेश दूं, तो तुम क्या करने की योजना बनाओगे? हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मितलस का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। URL पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।